प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे भारत की जो पिछली राजनीति 75 साल के दौरान जो गंदगी फैली है, उनके क्या क्या कारण रहे हैं, और जैसे समाज में एनजीओज़ वगैरह भी हैं, अपनी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं, और किस तरीके से राजनीति हावी रहती है सब चीज़ों के ऊपर, सब हालातों के ऊपर, उसके ऊपर आपसे विशेष चर्चा करेंगे। यानी इन हालातों को देखते हुए मैं आपकी भारतीय सेना का सिपाही रहा हूँ। मिसेज संतोष मलिक मेरी पत्नी, इन्होंने हर काम में बराबर मेरा साथ दिया है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम सेना में रहते रहते भी कई बार ऐसे महसूस होता था कि देश के अंदर बड़ी भारी करप्शन बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। और इसके बाद जब लोगों से मिलकर के संपर्क करके हमने इसका सुधार करने के लिए चाहा, तो लोगों में भी हिम्मत नहीं थी आगे आने के लिए। लोग भी ये कहते थे, अरे सर, आपको गुंडागर्दी आती है क्या, बदमाशी आती है क्या, कोई उड़ा देगा आपको, इस किस्म के विचार थे। यानी ऐसा माहौल हमारे देश में रहा है। लोग पीड़ा सहन करेंगे लेकिन सामने नहीं आएंगे। यानी ये आप लगा लीजिए कि राजनीतिक माहौल हमारे देश का कैसा रहा है। फाइनली हम लोगों ने कोशिश की, क्योंकि भ्रष्टाचार समझ में नहीं आ रहा था ये कौन से पेड़ पर लगता है, कहाँ से आता है। और सभी कहते हैं, राजनीतिक दल जितने भी हैं वो सब यही कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, मगर वो खुद ही भ्रष्टाचार फैलाते हैं, पहले से भी फैलाते रहे हैं, और वो अगर सत्ता में आ जाते हैं तो वो फिर आने के बाद भी वही काम करेंगे। क्योंकि राजनीति में आज भ्रष्टाचार के बगैर कुछ है ही नहीं है। भ्रष्टाचार और गंदगी समाज में जितनी है वो तमाम की तमाम आज राजनीतिक दलों से ही सीखने को मिलती है। ये बहुत दुख की बात है। यानी राजनीतिक दल जो हैं, यानी जो सत्ता जो देश की संभालते हैं, उन्हें तो ये समझा जाता है कि ये सबसे अच्छे हैं। 140 करोड़ लोगों में वो चंद लोग सबसे अच्छे हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़्यादा सुशील हैं, सबसे ज़्यादा ईमानदार और डेडिकेटेड हैं, ये समझ के जनता उनको चुनती है। लेकिन अगर सही मैं आपको बताऊं, उन माननीयों को तकलीफ होगी, अपने आप को माननीय कहलाते हैं वो, उनको तकलीफ होगी ये कहेंगे कि देश में जो सबसे निकम्मे लोग हैं, ज़्यादातर लोग वही राजनीति में जाते हैं। कितनी दुख की बात है, कितनी दुर्भाग्य है, ये हमारे देश का कैसा दुर्भाग्य है। यानी निकम्मे लोग जो है वहाँ मिलते हैं। आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, हर जगह ड्रामेबाजी राजनीति वालों की होगी। आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, कोई किसी की एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, एक दल दूसरे दल को गालियां देता रहता है। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम जो हमसे बेस्ट होगा वो हम करेंगे, और किसी और ने हमसे अच्छा किया है तो अच्छी बात है, या आने वाले समय में कोई हमसे अच्छा करता है तो बहुत अच्छी बात है। किसी की भी देश जो है इनकी प्राथमिकता है ही नहीं। इनकी प्राथमिकता है कि इनकी राजनीतिक दुकानें चलनी चाहिए, इनकी दुकानें बंद ना हो। देश से इनको कोई लेना देना नहीं, देश की जनता क्या कर रही है, कैसे कर रही है, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। और इसी सिचुएशन से दुखी होकर के हमारी मिसेज ने, संतोष मलिक ने, एक बीड़ा उठाया कि हम लोग एक सामाजिक अपना कोई संगठन बना करके और समाज को धीरे धीरे जोड़ेंगे और इस गंदगी को हम ख़त्म करेंगे। तो पहले तो हमने रिसर्च की है, इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की कि ये भ्रष्टाचार है क्या। हमें आखिरी में काफ़ी मशक्क़त करने के बाद पता चला, ये भ्रष्टाचार जो है, ये जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाती है, किसी भी चुनाव को आप लगा लीजिए, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के चुनाव हमारे देश में सारे बराबर हैं। सब में भ्रष्टाचार है, सब में गंदगी फैली हुई है, सब में एक दूसरा मतलब नफरत फैलाने का काम करते हैं एक दूसरे। जबकि कायदा ये है कि कोई भी दल पहले से सत्ता में है, उसने जितना भी अच्छा काम किया है, अब दूसरा दल कहता है कि मैं इनसे अच्छा करूँगा, वो अपनी बात बताएं, जो कर रहा है वो अपनी बात, जनता को मालूम है उन्होंने क्या किया है, फिर भी अपनी कुछ और बताएं, आगे क्या करना चाह रहे हैं, पहले क्या कमी रही है। इस किस्म का माहौल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सब टोटली झूठ और जुमले ये आज राजनीति में रह गए हैं। तो हम लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है और पता चला है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, चाहे वो कोई भी चुनाव है, और चुनाव की घोषणा होने के बाद सभी दल अपने अपने उम्मीदवार का चयन करते हैं। जो चयन की प्रक्रिया है, मैं आपको सच बताता हूँ, वही भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की माँ है वो। वहीं से भ्रष्टाचार पैदा होता है, क्योंकि चुनाव में जो उम्मीदवार की चयन प्रक्रिया है वो बहुत खतरनाक है, बहुत टेढ़ी है। राजनीतिक दल इसी से अपना सारा आगे तक का फोकस कर लेते हैं, कैसे कैसे कमाई करनी, क्या क्या करना है। क्योंकि वो टिकट ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो गुंडा हो, बदमाश हो,
जनता को लूटे और इनकी दुकानें चलाए, इनका घर भरे, इनकी तिजोरियां भरे। आज राजनीति के अंदर केवल यही रह गया है। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। राजनीति यानी राज करने की नीति कितनी सुंदर चीज़ है, ये कितना सुंदर पेशा है, कितना सुंदर प्रोफेशन है। यानी किसी व्यक्ति को जो राजनीति में जाता है उसको एक सुनहरा मौका मिलता है, वो अपने देश की सेवा करे, देश की जनता की सेवा करे, गरीब की, मजदूर की, किसान की, जवान की वो सेवा करे। इससे सुंदर मौका किसी के लिए हो नहीं सकता है। लेकिन नहीं, ये क्या करते हैं, ये अपनी सेवा करते हैं, अपनों की सेवा करते हैं, जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही तकलीफ की बात है। अब देखिए वो चयन प्रक्रिया, मैंने आपको जैसे बताया, चयन प्रक्रिया में क्या होता है, रोजाना कंपटीशन चलता रहता है। कई कई दिन, कई कई हफ्ते लग जाते हैं उम्मीदवार का चयन करने में, क्योंकि वो देखते रहते हैं, तोलते रहते हैं, ये जिस उम्मीदवार को आज हम सेलेक्ट कर रहे हैं क्या ये हमारी जो अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरेगा, जितना धन हमें चाहिए लूट लूट के क्या उतना देगा, या आज ये टिकट की उतनी कीमत देगा। जब इनको लगा कि नहीं ये नहीं दे पाएगा या इससे ज़्यादा और देने वाले हैं, तो ये प्रोसेस कई दिन चलता रहता है और आखिर में टिकट उसको दी जाती है जो सबसे ज़्यादा धन इनको देगा और सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी बदमाशी करके आगे लाके कमा करके देगा। पहले टिकट के लिए धन देगा और फिर आगे उनको कमा करके लाके देगा जब वो चुन लिया जाएगा। ये आज राजनीतिक माहौल है हमारे देश का, कितना दुर्भाग्य है इस देश का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया में नहीं है, करप्शन तो बाकी जगह भी है, लेकिन शायद हिंदुस्तान जितनी करप्शन कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। और जब इस देश में अंग्रेज़ों का शासन था, बेशक हम गुलाम कहलाते थे, लेकिन शायद इनसे बुरी हालत नहीं थी देश की, देशवासियों की इनसे ज़्यादा बुरी हालत नहीं थी जो आज है। आज टोटली अनिश्चितता का माहौल है, आज देश में बिल्कुल खतरनाक और भयानक माहौल चला हुआ है। तो हमने ये बीड़ा उठाया था ये माहौल देखते हुए। हर राजनीतिक दल में किसी में थोड़ा कम है, किसी में ज़्यादा है। भ्रष्टाचार शुरू से आखिर तक आज तक रहा है। केवल हाँ, यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, एक सरकार बीच में आई थी लाल बहादुर शास्त्री जी की, उन्होंने ज़रूर देश को एक उम्मीद दिखाई थी, एक उम्मीद जगाई थी। उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और अगर वो रहते तो ज़रूर ये जय जवान की भी जय होती और किसान की भी जय होती। लेकिन दुर्भाग्यवश वो ज़्यादा दिन रहे नहीं है। अब उसमें मैं नहीं जाऊंगा कि उसके पीछे क्या साजिश थी या उनकी खुद मौत हुई है, जैसे भी ये प्राकृतिक, जो वो एक बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन वो अगर रहते तो सच में ये जय जवान जय किसान का जो नारा था ये फलता फूलता। आज उस नारे को उनके जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उन्होंने उस नारे को मर जवान मर किसान में तब्दील कर दिया है। यानी आज जवान भी कहीं जाए, किसान भी कहीं जाए, सरकारों को कोई लेना देना नहीं है, सरकार पल्ला झाड़ लेती है। ये है दुखद माहौल, ये इस देश का दुखद माहौल है। तो हम लोगों ने एक प्रक्रिया शुरू की कि ये जो चयन करने की जो जिम्मेवारी राजनीतिक दलों ने छीन रखी है, अपने आप खुद उम्मीदवार का जो चयन करते हैं, इनका कोई अधिकार नहीं है। तो हम लोगों ने इस एनजीओ का गठन किया। पहले बिना रजिस्टर्ड हम 7-8 साल इसको चला रहे थे और लोगों के बीच में जा रहे थे, युवाओं में भी, महिलाओं में भी, बुज़ुर्गों में भी, सब में जा करके हम सबसे प्रार्थना कर रहे थे कि आप उम्मीदवार अपने अंदर से छांटिए, अपने अंदर से उम्मीदवार आप निकालिए जो आपके लिए, आपके भलाई के लिए, सभी आपके लिए, सारे मतलब हर आपके सुख दुख का ध्यान रखे, ऐसा उम्मीदवार आप छांटिए। ये हमने लोगों से अपील की और लोगों को ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। 7-8 साल करने के बाद फिर हमने एनजीओ को रजिस्टर्ड कराया ताकि और ताकत से हम लोग काम करेंगे। हालांकि डोनेशन नहीं अभी जनता के बीच में से आया है और मैं इसी माध्यम से आपसे ये अपील भी करूंगा कि इसको और मजबूत करना है तो आप सबकी भागीदारी की ज़रूरत होगी। आप खुद आइए, खुद काम संभालिए, अपना फंडिंग भी रेज करिए और उसको खुद ही मैनेज करिए। कैसे चलाना है उसमें खुद का अपना ही मार्गदर्शन करिए, अपना ही योगदान कीजिए। तो ये है इस एनजीओ की हमारी। तो इसमें हम लोगों के बीच में जाकर, मैं वैसे भी आपके देखिए उदाहरण बताता हूँ। एक परिवार है, परिवार के अंदर एक मुखिया होता है, चाहे वो उस परिवार का पिताजी है या पिताजी नहीं है तो बड़ा भाई है, वो मुखिया का काम करता है। लेकिन उसके परिवार में जाकर के मैंने ये प्रैक्टिकल मैंने किया है, यानी ये जो चयन ये करते हैं पार्टियां, इसको एक अमली जामा पहनाने के लिए, इसको बिल्कुल एक प्रैक्टिकल करने के लिए मैं किसी परिवार में गया। मैंने खुद उस परिवार से पूछा कि आपके परिवार की आज जो हालत है, आज जो तरक्की है, उससे कहीं ज़्यादा तरक्की हो सकती थी
लेकिन आपके जो परिवार की मुखिया की जिम्मेवारी संभाले हैं वो काबिलियत से नहीं काम कर रहे हैं, वो ढंग से नहीं कर रहे हैं। आप मुझे अपने परिवार का मुखिया बना लीजिए। मिसेस संतोष मलिक साथ थी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम आपको परिवार का मुखिया कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल मना कर दिया। अब देखिए, एक छोटा सा परिवार था 12-15 आदमी का, उन्होंने मुझे परिवार का मुखिया बनाने से मना कर दिया। फिर मैंने उनके गांव को इकट्ठा किया, गांव को इकट्ठा करके गांव वालों से भी हमने यही अपील की कि आपके गांव के इधर से भी सड़क है, उधर से भी सड़क है, इतना अच्छा माहौल है, इतनी अच्छी यहाँ की ज़मीनें हैं, लेकिन इस गांव की भी उतनी तरक्की नहीं हो सकी जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ का जो प्रधान है या जो सरपंच है या जो गाँव का मुखिया है वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। आप मुझे अपने गाँव का मुखिया बना लीजिए। साफ मना कर दिया गाँव वालों ने, और बात भी सही है। यानी उनके लिए शर्म की बात होगी कि उनके गांव में एक आदमी ऐसा नहीं है जो उनके गांव को चला सके, गांव का मार्गदर्शन कर सके, उसको संभाल सके। तो ये सच में उस गांव के लिए शर्म की बात है, और मैं उनके लिए अनजान था। उन्होंने शायद मुझे इसीलिए एक्सेप्ट नहीं किया होगा। उन्होंने सोचा होगा ये पता नहीं कौन है भाई, कोई चोर है, लपंगा है, कौन है, क्या बैकग्राउंड है, ये कहीं आकर के मुखिया इसको हम बना दें और ये लूट के चला जाए। तो ये भय था, और दोनों ही हालात में वो दोनों सही थे। वो परिवार भी सही था, मुझे कैसे मुखिया बनाएंगे, तो मुझे जानते ही नहीं, मेरा बैकग्राउंड जानता ही नहीं है कोई भी, तो कैसे बना लेंगे, अपने परिवार की जिम्मेवारी कैसे सौंप देंगे। ठीक इसी प्रकार गांव वालों ने भी मना कर दिया। लेकिन अब तीसरी सिचुएशन आप देखिए। अब मैं मतलब यानी कि गया नहीं हूँ मैं वहाँ, लेकिन तीसरी सिचुएशन आपको बताता हूँ। अब मैं जिस कंस्टिट्यूंसी में वो घर है और जिस कंस्टिट्यूंसी में वो गांव है, एक ही कंस्टिट्यूंसी में, मैं उनकी कंस्टिट्यूंसी से, उनके विधानसभा क्षेत्र से या उनके संसदीय क्षेत्र से नामांकन करूंगा और मैं एमएलए या एमपी बन जाऊंगा, चुना जाऊंगा। और देखिए दुर्भाग्य की बात, जिस 15-20 आदमी के 12-13 आदमी के परिवार ने मुझे अपने परिवार का मुखिया नहीं बनाया, जिस गाँव ने मुझे अपने गांव का मुखिया नहीं बनाया, अब 60 गांव ने मुझे अपना मुखिया बना लिया, जिसमें ये गांव भी शामिल है जिन्होंने साफ मना कर दिया, वो परिवार भी शामिल है जिसने साफ मना कर दिया था। क्यों ऐसा क्यों हुआ? मैं इस परिवार के लिए बाहरी था, बाहर का आदमी था, अनजान था, मुझे वो जानते नहीं। और इस गाँव के लिए भी मैं बाहर का था, वो भी मुझे जानते नहीं, मेरा बैकग्राउंड जानते नहीं। तो कंस्टिट्यूंसी के लोगों ने, विधानसभा या संसदीय क्षेत्र के लोगों ने कैसे मुझे चुन लिया? ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है हमारा कि आज हमारे ऊपर उम्मीदवार थोपे जा रहे हैं। उम्मीदवार तो देखिए उस परिवार ने मुखिया इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उन्हीं के परिवार से ही तो कोई आदमी मुखिया बन सकता है, मैं कैसे बन जाऊंगा? गांव ने भी इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उन्हीं के गांव से तो मुखिया बनेगा, बाहर का आदमी कैसे बन जाएगा? तो कंस्टिट्यूंसी के लोग मुझे क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन है, इसे हमें बदलना होगा। और यही सोच लेकर के संतोष मलिक जी ने ये बीड़ा उठाया था, और इन्होंने जनता के बीच में जा करके ये सिचुएशन समझाई लोगों को, और लोगों को बहुत समझ में आया है, कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा अगर ये हो गया तो राजनीति हमारी शुद्ध हो जाएगी, साफ हो जाएगी। क्योंकि गांव के लोग, कंस्टिट्यूंसी के लोग, या वो शहरों में कॉलोनियों में है, सब वो उस आदमी को आगे लाएंगे, उसको टिकट दिलाने की वो कोशिश करेंगे जो उनके अंदर सबसे ईमानदार है, सबसे डेडिकेटेड है, सबसे ज़्यादा उनकी चिंता करने वाला है, उसको आगे लाएंगे। यहाँ पार्टियों का कोई रोल नहीं होना चाहिए, कोई रोल नहीं होना चाहिए जब तक। और देखिए वैसे भी ये जो आदमी मतदाता जागृति संगठन के माध्यम से गांव वालों के साथ बातचीत करके, उनके साथ मंथन करके, और वो जो कैंडिडेट आएगा वो जब जीतेगा, क्योंकि उसको कोई हरा नहीं सकता है, वो जीतेगा। क्योंकि जो भी कंस्टिट्यूंसी में अगर विधानसभा क्षेत्र है, सपोज 55-60 गांव हैं, उन सब ने उसको छांटा है, सबसे डेडिकेटेड माना है, सबसे ईमानदार माना है, तो उसको कौन हराएगा? उन्हीं लोगों ने तो वोट करना है, जिसने उसको चयन किया है, जिसने, वही लोग वोट देने वाले हैं। तो वो कौन उसको हरा सकता है? तो सबसे बड़ी बात, वो आदमी ईमानदारी से काम करेगा। और जो पार्टियों का आदमी है वो डरा के धमका के, क्योंकि वो तो लूटेगा, उसने अपने आकाओं की सेवा करनी है। और वो जो पार्टियों वाला जो आदमी है, जो वो उनका पार्टी चयन करके भेजती है, वो जनप्रतिनिधि नहीं है, वो पार्टी प्रतिनिधि है। लोगों से उसका चुनाव जरूर करवा लेते हैं, लेकिन चुनाव करने से वो जनप्रतिनिधि नहीं हो गया, क्योंकि उसका चयन जो किया था वो पार्टी ने किया था। और ये जो दूसरा आदमी है जो मतदाता जागृति संगठन के माध्यम से जो आया है, ये जनता की तरफ से आया है,
ये है सचमुच जनप्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधि। तो यही सिस्टम कायम करने के लिए हम पूरे देश भर में कई जगह, कई राज्यों में हमने जा करके लोगों से बात की है। लोगों को जब बहुत पसंद आया है तब हमने इसको NGO को रजिस्टर कराया है। और इसके बाद अब हम पूरी मेहनत से, पूरी लगन से हम लगे हुए हैं और लोगों को जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं धीरे धीरे। अब देखिए, पूरे देश को एकदम से कवर करना बहुत मुश्किल है। आप सबका साथ मिलेगा, आप सबका सहयोग मिलेगा, यानी आपका शारीरिक सहयोग भी, मानसिक सहयोग भी और आर्थिक भी, क्योंकि ये चीज़ें केवल घर से, अपनी जेब से आदमी नहीं चला सकता है। तो मैं आपसे ये भी साथ साथ निवेदन करूँगा, आप सब इसका हिस्सा बने। आप हर तरीके से सहयोग करें और हर तरीके से इस कामकाज को आप खुद ही संभालें। तो ये जिस दिन हो जाएगा उस दिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ी लगाम लगेगी, बहुत बड़ी लगाम लगेगी भ्रष्टाचार पर। क्योंकि आज दुर्भाग्य की बात यह है कि आपस में लोग जो हैं, यानी जो खास करके वर्तमान में जो एक सरकार है, पहले की सरकारें भी कोई बढ़िया नहीं रही हैं, लेकिन वर्तमान में जो सरकार है वो देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही है, पूरी तरह देश को नष्ट करना चाह रही है। ये जो हैं ये RSS के लोग हैं और BJP के हैं। RSS का इतिहास रहा है, कभी भी RSS का लड़ाई की, हमारी जो आज़ादी का जो संघर्ष था उसमें इनका कोई योगदान नहीं रहा। पूरी दुनिया जानती, पूरा देश जानता है, ये कोई मैं बनावटी बात नहीं कह रहा हूँ। पूरा देश जानता है इस बात को कि RSS ने हमेशा अंग्रेज़ों का साथ दिया है। इन्होंने कभी हमारे महान शहीदों को शहीद नहीं माना, इन्होंने उनको उग्रवादी माना है, आतंकी माना है। तो ये देश के भले में कभी हो ही नहीं सकते थे। और आज दुर्भाग्य से सत्ता इनके पास है। पहली बार सत्ता इनके पास थी 2019 में, क्योंकि पिछली 2014 से 19 तक जो पिछली सरकार के भ्रष्टाचार से लोग दुखी हो चुके थे, तो लोगों ने एक बदलाव की सोची थी और वो बदलाव करके इस BJP की सरकार बन गई है। और BJP को ये सुनहरा मौका मिल गया कि जो RSS जो डैमेज देश का पहले नहीं कर पाया था, आज़ादी के टाइम में नहीं कर पाया, वो डैमेज अब करेंगे, क्योंकि अब पूरी हुकूमत इनके हाथ में थी। संवैधानिक संस्थाएं इन्होंने सारी अपने कब्जे में कर ली है। ये सच में बहुत ही दुख की बात है। और अगर ऐसी मानसिकता के लोग हैं तो उनको सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। सत्ता में केवल वही लोग बैठ सकते हैं जो 140 करोड़ लोगों को एक नज़र से देखें, गरीब को, अमीर को, जो अपने जवान को, किसान को, सबको, मजदूर को, सबको एक नज़र से देखें। ये नहीं, लेकिन आज माहौल राजनीतिक ऐसा है देश में कि ये केवल अमीरों का ध्यान रखते हैं। कारण अमीरों से इनको धन मिलता है, खूब लूटमार होती है, खूब धन वो इनके ऊपर लौटा देते हैं, मतलब लुटा देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब ये सत्ता में आएंगे तो तुम अपनी मनमानी से अपना अंधाधुंध व्यापार करेंगे। यही हो रहा है आज, यही हो रहा है। आप देख लीजिए, जब भी कोई सरकार आई है, पहले दिन आप आर्थिक हालात देश की देख लीजिए, गरीब की हालात देख लीजिए, और वो 5 साल तक जब पूरा करती है, उस 5 साल के अंदर वो गरीब कितना नीचे जाएगा, देश की आर्थिक हालात कितने नीचे जाएंगे। और वो जो कुछ चंद अमीर जो हैं, जो इस राजनीतिक दल का जिन्होंने समर्थन किया है, योगदान दिया है इनको, आर्थिक योगदान, और ये जीत के आए हैं, उनकी तरक्की कितनी बढ़ती है आप देख लीजिए। वर्तमान सरकार के ऐसे ही चहेते हैं अडानी अंबानी, सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है, और इनका बैकग्राउंड क्या था वो भी सब जानते हैं। मैं उस गहराई में नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन केवल सरकारों की मिली भगत से, ये कोई ईमानदारी का व्यापार नहीं है। सरकारों की मिली भगत से सरकारों को खूब सेवा करना है, इनको खूब धन लुटाना, और फिर इनसे पूरी मनमानी के तरीके से इनसे काम अपना लेना है। ये आज देश में चल रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो इसी वजह से हम गांव-गांव में घूम करके, हर जगह घूम करके युवाओं को जोड़ रहे हैं, साथ में बुजुर्गों को जोड़ रहे हैं, उनकी सलाह ले रहे हैं, उनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं, और आगे इसका कैसे अमली जामा पहनाना है ये भी हमने एक कंस्टिट्यूंसी में ये भी किया था। एक कंस्टिट्यूंसी में हमने सभी युवाओं से, बुजुर्गों से, महिलाओं से हमने उनसे कहा, आप एक उम्मीदवार, उस वक्त ये कोई चुनाव नहीं थे, लेकिन हम अपने कंसेप्ट को ये देखना चाह रहे थे कि ये कंसेप्ट लागू होगा तो कैसे होगा, क्या हम इसमें कामयाब होंगे, इस तरीके से। तो वो कंसेप्ट इस तरीके से था कि हमने सबको कहा कि आप 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में आपस में सभी मिलकर के एक दूसरे गांव से और आपस में सलाह करें कि सबसे बढ़िया आदमी, सबसे ईमानदार और डेडिकेटेड आदमी, सबसे ऊंचे चरित्र का आदमी कौन है, हम उसको टिकट देंगे जब चुनाव आएगा। तो वो ड्रिल उन्होंने की है करीब 20-22 दिन तक। और उसके बाद जब हमने उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया तो एक लिस्ट मेरे हाथ में उन्होंने थमा दी। उस लिस्ट में 17 आदमी के नाम थे, 17 के नाम थे,
तो 17 तो एमएलए नहीं बन सकते हैं। बट उनका इतना सुंदर जवाब था कि ये 17 के 17 हमारे डायमंड पीस हैं, किसी एक का भी नाम काट नहीं सकते, क्योंकि मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो सबके 100/100 थे, 100/100। किसी का 99 हो तो उसका नाम काट सकते हैं। तो इस तरीके का माहौल था। ये मैं समझता हूँ कि हमने काफ़ी सोच विचार करके इस कंसेप्ट को लागू किया था। और इसके बाद हमने फिर कुछ उनके प्रतिनिधि चुने हैं गांव से, हर एक गांव से 50-50 वो प्रतिनिधि नियुक्त करें, डेलीगेट्स नियुक्त करके उनके थ्रू हमने उन 17 का चुनाव कराया है। तब हमने एक आदमी छाटा है और सभी ने बहुत अच्छा माना था इसको। और वो आदमी जो छटा है वो, यानी मैं समझता नहीं हूँ कि वो अपने लिए 1 मिनट भी खुद के लिए शायद समय नहीं लगाएगा, वो पूरा का पूरा समय अपना लगा देगा देश के ऊपर। जैसे आज प्रधानमंत्री हमारे हैं, वो ये कहते हैं कि 18 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे, लेकिन क्या करते हैं शायद आपको मालूम नहीं है। वो 18 घंटे ये प्लानिंग करते हैं कि देश की बर्बादी कितनी हो चुकी है और कितनी और करनी है और कैसे कैसे करने हैं, अभी तक के जो हमने तरीके अपनाए हैं उनमें क्या कमी है क्या नहीं है, इस तरीके से। तो ये बड़ी दुख की बात है। देखिए, राजनीति में सबका अधिकार है, राजनीति करना सबका अधिकार है, किसी एक का अधिकार नहीं है। लेकिन आज आप देख लीजिए, जब से देश आज़ाद हुआ है आपको वही चेहरे नज़र आएंगे। 75 साल में चेहरे शायद ही कोई बदले हैं। यानी कोई आज़ादी के टाइम से जो एमएलए, एमपी या मंत्री बने हैं, अगली बार या तो वो खुद बनेगा या उसका बेटा, बेटी, दामाद या बहू उसी परिवार से आ रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। क्या 140 करोड़ लोग और जो देश में हैं, क्या वो काबिल नहीं है? वो क्यों नहीं सत्ता में भागीदार हो सकते? वो क्यों नहीं शासन को चला सकते? बखूबी चला सकते हैं, इनसे काफ़ी अच्छा चला सकते हैं, क्योंकि उन लोगों में छल कपट नहीं है, उनमें ईमानदारी है, उनमें एक जज्बा है, सेवा करने का जज्बा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि माहौल देश में इतना ऐसा ख़राब कर दिया गया है, आज चुनाव में इतना पैसा लग रहा है कि वो एक ईमानदार आदमी के बस का तो है ही नहीं। जो जब तक कोई गलत सलत काम करने वाला नहीं होगा, अनाप शनाप दौलत जिसने कमा के नहीं रखी होगी, वो चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता है। और मतदाता जागृति संगठन का ये सपना था कि एक रिक्शा वाला भी, जो बेचारा सारा दिन अपनी रिक्शा चला करके मेहनत करके मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, वो भी एमएलए के लिए नामांकन करे और वो एमएलए बन जाए। क्योंकि एमएलए के लिए गुण जो अमीर होना नहीं है, अमीर होना नहीं है, केवल शरीफ होना है, एक डेडिकेटेड होना है, सच्चा होना है और ईमानदार होना है। उसमें कोई भी हो, रिक्शा वाला है तो क्या हो गया, रिक्शा वाला एमएलए बन गया तो वो क्यों नहीं कर सकता है? वो क्यों जनता की सेवा नहीं कर सकता है? कर सकता है। लेकिन वर्तमान में जो लोग बैठे हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी ये मैं आपको ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो अपोजिशन पार्टी है, जो आप कह रहे हैं कुछ नहीं है, ये सब एक हैं। ये अपोजिशन हमारे लिए है, हमारे को लगता है, आपस में अपोजिशन नहीं है, आपस में एक पूरी टीम है इनकी, पूरी टीम है इनकी, ये एक ही हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक ही हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर विपक्ष चाहे तो सत्ता पक्ष की गलत नीतियों को तुरंत खत्म कर सकता है या उसको उखाड़ सकता है, लेकिन हमारा विपक्ष ऐसे नहीं चाहेगा। कारण इसके पीछे दो हैं। एक तो इन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है, जब जो भी पार्टी सत्ता में रही है भ्रष्टाचार सब ने किया है, गंदगी सब के अंदर रही है, और उस गंदगी की कहीं ना कहीं फाइलें भी बनी हैं, उनके खिलाफ केस वेस हुए हैं। यानी बीच में एक ने भ्रष्टाचार किया है, वो खुद अपने खिलाफ नहीं करेगा, लेकिन दूसरा आ जाएगा, वो उनके खिलाफ केस तो डाल देगा, एक्शन कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो आज जितने भी सत्ता में 75 साल में रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई इसके अंदर, बहुत कम आदमी ऐसे होंगे जो इस गंदगी का हिस्सा ना रहे हों, शराफत से जो रहे हों। ज़्यादातर लोग जो है भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, गंदगी में लिप्त रहे हैं और सबकी फाइलें बनी हैं। और वर्तमान में यही चल रहा है, आज जो देश में माहौल चल रहा है वो यही चल रहा है कि जैसे ही कोई बोलने की कोशिश करता है इन दलों में से, ये तुरंत अलमारी में से उसकी फाइल निकाल के उसको दिखा देते हैं कि भेजे तुम्हारे घर ईडी को, भेजे सीबीआई को या भेजे इनकम टैक्स को, और वो वहीं चुप हो जाते हैं। अगर वो विपक्ष ईमानदार है तो क्यों सामना नहीं करता इनकी नीतियों का? या तो उसके अंदर कमजोरी है, क्योंकि सचमुच उसकी फाइल है, फाइल में इसकी कमजोरी लिखी हुई है और इसलिए वो चुप बैठ जाता है। अगर वो ईमानदार है तो वो घबराता क्यों है, फाइल से डरता क्यों है? क्यों फाइल से डरता है? उसको बोलो यस लाइए मेरी फाइल। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, बहुत ही दुर्भाग्य है कि आज जो सत्ता में लोग रहे हैं 75 साल से, उनकी नीयत में कोई हमेशा खोट रहा है। उन्होंने देश को कभी अपना माना ही नहीं है। यानी जिसने उन महान शहीदों को अपना नहीं माना है, उनको आतंकवादी कह सकते हैं,
तो बाकी देश वाले उनके क्या लगे हैं? बाकी देश वाले तो कुछ लगे ही नहीं है। ये सच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बहुत ही दुखद स्थिति है और हमें इसको बदलना होगा। अगर हम चूक गए या लेट हो गए तो शायद हमें फिर पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों से साथ साथ ये भी वायदा ये कर रहा हूँ कि आप इसका हिस्सा बनेंगे, आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। मिसेस संतोष मलिक जो बीड़ा उठाए हुए हैं वो आपके साथ के बगैर, आपके सहयोग के बगैर उसको अमली जामा पहनाना मुश्किल है। अभी कर रही हैं वो काम, काफ़ी लोग जुड़े हैं, लेकिन जिस स्तर तक इनको ले जाना चाह रहे हैं, जिस स्तर तक संतोष जी का एक मकसद है, वो वहाँ तक तभी पहुँच पाएंगे जब आप सबका साथ मिलेगा। आप सबका साथ मिलेगा तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना होगा। यानी इस तरीके से आपको एक हमेशा साफ सुथरी छवि की सरकार मिलेगी। आज जो सरकारें हैं वो लिप्त हैं भ्रष्टाचार में। आप आए दिन देख लीजिए, आए दिन कांड हो रहे हैं। अभी आप देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। क्या वो लोग अपने आप को जनप्रतिनिधि कहलाने लायक हैं? ये गुंडागर्दी, बदमाशी या एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे से मौका देख करके अलग हो जाना, ये केवल इसीलिए है क्योंकि वो पार्टी प्रतिनिधि है। अगर वो जनप्रतिनिधि होते तो ये हालात नहीं होते। आए दिन एमएलए बिक रहे हैं, एमपी बिक रहे हैं, खुलेआम बिक रहे हैं, बोलियां लग रही हैं, 100-100 करोड़ की बोलियां लग रही हैं, 200-200 करोड़ की बोलियां लग रही हैं। आज यही हो रहा है। राज्यसभा में भी जो जाते हैं उसमें भी ज़्यादातर इसी तरीके से जाते हैं। राजनीतिक दल उनसे पैसा लेते हैं और फिर उनको लाइसेंस मिल जाता है, वो 5 साल 6 साल खूब लूटते हैं। आज ये राजनीतिक माहौल है। देश की गंदगी बढ़ती जा रही है। देश के अंदर जो गंदगी थी, जिसको ये मिटाने के लिए वायदे करके आए थे, वो गंदगी मिटाई नहीं है, वो और बढ़ाई है इन्होंने। और इनका जो सपना है, वर्तमान प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है, स्वच्छ भारत का नारा दिया है। पता नहीं स्वच्छ भारत किसको मानते हैं। इनका शायद सोचना ये है कि भारत जो है, हम गलियों में सड़कों पे झाड़ू लगा देंगे और भारत स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। भारत को अगर स्वच्छ करना है तो झाड़ू राजनीति में लगाने की जरूरत है। गंदगी सड़कों पर और गलियों में नहीं है, ये तो हो जाएगी साफ। गंदगी राजनीति के अंदर है और जिस दिन राजनीति में गंदगी झाड़ू लगेगा उस दिन ये भारत स्वच्छ होगा। ये भारत की धरती, ये पवित्र धरती जिसको कि इन्होंने गंदा कर दिया है, ये उस दिन स्वच्छ होगी जिस दिन राजनीति में झाड़ू लग जाएगा। और राजनीति में झाड़ू जब लगेगा, जब पूरे देश की जनता 140 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे, अपने अंदर से उम्मीदवार का चयन करेंगे और उसके बाद उसको चुन करके भेजेंगे। और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस वक्त इस किस्म के लोग जाएंगे वो सच में उन महान शहीदों का भी सम्मान करेंगे और उनके सपनों के भारत का भी निर्माण करेंगे, जो सपना वो देख के गए थे। देखिए कितनी अचंभे की बात है, आश्चर्य की बात है, इतनी कम उम्र में, 21-22 साल की उम्र में उन्होंने अपना त्याग कर दिया, अपने जीवन का त्याग कर दिया। क्या उनके माँ बाप के कोई सपने नहीं थे? उनके बेटे अभी जवान हुए हैं, शादी होंगी, पोता पोती होंगे, क्या इनके खुद के सपने नहीं थे कि अब ये शादी करेंगे, बहू आएगी, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे? लेकिन न ही तो माँ बाप के सपनों की उन्होंने परवाह की, न ही अपने सपनों की परवाह की। उन्होंने परवाह की तो केवल भारत के सपने की परवाह की है, भारत माता के सपने की परवाह की है, भारतवासियों के सपने की परवाह की है कि मेरा भारत अगर स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा, सुरक्षित रहेगा तो सब ठीक है। यानी अपने परिवार की कोई चिंता नहीं की उन्होंने। आज है कोई? आज जो यहाँ चला जाता है राजनीति में, वो लूट लूट के अपना घर भर रहा है। शर्म आनी चाहिए। यानी जो व्यक्ति प्रशासन का हिस्सा है, सत्ता का हिस्सा है, वही लूट कर रहा है। तो क्या यानी आप देखिए, हम खेत की बाउंड्री करते हैं जिसको बाढ़ बोलते हैं, जब वो बाढ़ ही अगर खेत को खाने लग जाएगी तो कौन रक्षा करेगा? आज वही हाल हो रहा है। ये लोग खुद देश को लूट रहे हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं। शर्म की बात है ये। और अपने आप को माननीय कहलाते हैं। क्या माननीय कोई गंदा काम कर सकता है, गलत काम कर सकता है? माननीय भ्रष्टाचार कर सकता है? माननीय हमारी बहन बेटियों के साथ कोई गंदी हरकत कर सकता है? आज राजनीति में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं। शर्म नहीं आ रही है उनको, बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। लेकिन हम देशवासियों को गंभीरता से सोचना होगा, गंभीरता से सोचना होगा। और मतदाता जागृति संगठन केवल इसीलिए बना है कि जनता के बीच में जाकर के, तमाम गाँव के बीच में, शहरों के बीच में, कॉलोनियों के बीच में जाकर के उन्हीं लोगों के अंदर से एक बढ़िया उम्मीदवार को छांटा जाए। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो सत्ता को चला ना सके, मौका मिलना चाहिए। लेकिन शरीफ लोग तो राजनीति को गंदी मानते हैं। वो कहते हैं राजनीति गंदी चीज़ है, हम इसमें नहीं आएंगे। राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति को गंदा कर दिया गया है।
लेकिन हमें इसको शुद्ध करना है, हमें इसको स्वच्छ करना है, और आप सब मिलकर के हम इसको स्वच्छ करके रहेंगे। आज राजनीति नहीं है। आज देश के अंदर यानी राजनीति, इसमें केवल राज रह गया है, नीति खत्म हो गई है। नीति है ही नहीं इसमें, सब मनमानी चल रही है चारों तरफ, सब मनमानी। आप इसी 8 साल में देख लीजिए, देश को बेच दिया इन्होंने। किससे पूछा बेचने के लिए? किसने अधिकार दिया इनको देश को बेचने के लिए? काम किया तो कुछ भी नहीं है, बनाया तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस दिन से आए हैं उस दिन से लगातार लूट रहे हैं। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। लूट रहे हैं, ये लूट के लिए किसी ने इजाज़त नहीं दी है किसी को। यानी अपने परिवार की संपत्ति को कोई लूटेगा क्या? तो ये तो परिवार को, इन्होंने अपने देश को परिवार माना ही नहीं है। ये बहुत ही दुख की बात है। और हमें देश को बचाना है, हमें भारत को बचाना है, भारतवासियों को बचाना है, भारत माता की रक्षा करनी है। तो हमें ये बीड़ा उठाना होगा, हम सबको इनको उखाड़ना होगा, इनकी गलत नीतियों का हमें विरोध करना होगा, सबको सड़कों पर आना होगा। आप मतदाता जागृति संगठन का हिस्सा बनिए, और आप ये जो आप रोजाना के ड्रामे दे रहे हैं ये नहीं होंगे। अब देखिए महाराष्ट्र का अब ताज़ा हाल देख लीजिए, एक पार्टी के 2 टुकड़े हो गए हैं। अब देखिए ड्रामा एक और देखिए, ये अगर ये जनता के प्रतिनिधि होते तो इनकी औकात नहीं थी, इनकी हिम्मत नहीं थी कि इस तरीके से धोखा देते। लेकिन आज देखिए, मैं किसी पार्टी को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जिसमें टुकड़े हुए पार्टी बहुत अच्छी, मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ उसके ऊपर रिमार्क्स नहीं दूंगा कि कौन सी पार्टी अच्छी है कौन सी खराब है, क्योंकि मुझे तो कोई अच्छी पार्टी देश के अंदर कोई ऐसी नज़र ही नहीं आ रही है जिसके ऊपर कोई दाग ना हो। तो आप देखिए वो महाराष्ट्र के हैं, पहले वो सूरत में गए हैं, यानी कि गुजरात में। गुजरात जाने का कारण क्या है? क्योंकि गुजरात में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ही इनको अलग कर रही है। बीजेपी जब से सत्ता में आई है उनका एक ही खेल है, देश को तोड़ना, आपस में फूट डालना। जो अंग्रेजों की नीति थी उससे खतरनाक नीति इनकी है। फूट डाल करके राज कर रहे हैं ये, एक दूसरे को भड़का रहे हैं ये, अमीर को गरीब से लड़ा रहे हैं, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा रहे हैं। ये हालात कर रहे हैं ये, क्योंकि इनको सत्ता चाहिए, और सत्ता को बनाए रखने के लिए इनके लिए ज़रूरी है कि फूट डाल करके उनको लड़ाते रहो, इनकी दुकानें चलती रहेंगी। ये बड़ी शर्म की बात है। अब वो महाराष्ट्र वाले पहले सूरत में गए, उसके बाद सूरत से रास्ते में कोई जगह नहीं मिली इनको, सीधे गुवाहाटी चले गए, सीधे गुवाहाटी गए हैं, क्योंकि वहाँ भी इन्हीं की सरकार है। इनकी सरकार रास्ते में भी है, उत्तराखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन ये सीधे वहाँ पहुँचे ताकि कोई जल्दी जा ना सके। क्यों? अगर वो जनता के प्रतिनिधि होते और कोई मनमुटाव है तो यहाँ बैठ करके तुम महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हो, सारी सुख सुविधाएं ले रहे हो देश से, तो क्या अधिकार है तुम्हें इस तरीके से भागने का? कोई मनमुटाव है तो बैठ के अपने घर में बात करिए, अपने फ्लोर पर बात करिए। फ्लोर पर नहीं की, पहले गुजरात भाग गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भागे वो गलत है, जो रह गए वो अच्छे हैं, मैं ऐसा कोई रिमार्क दे ही नहीं रहा हूँ। क्या पता जो रह गए वो खराब है, वो अच्छे हैं, वो भागे हैं, लेकिन भागने का क्या मतलब हुआ? इससे तमाशा होता है, और इनको ये शर्म नहीं है कि देशवासी इनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, बिल्कुल शर्म नहीं है। देखिए, हम और आप अगर कोई गलती कर दें या जाने अनजाने में कोई झूठ बोल दें तो हम आपस में आंख नहीं मिला पाएंगे, हमें इतनी शर्म आती है। लेकिन राजनीति में माहौल इसका उल्टा है। ये जितनी झूठ बोलते हैं, जितनी गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उतने ही ये मजबूत होते हैं। कितनी शर्म की बात है। यानी झूठ बोलने वाला मजबूत होता है, गलत भाषा बोलने वाला मजबूत होता है, आपस में एक दूसरे को लड़ाने वाला मजबूत होता है। नहीं, ये हमारे संस्कार नहीं है, ये भारत के संस्कार नहीं है, हमारी पवित्र धरती के संस्कार नहीं है। ये गलत मानसिकता के लोग हैं जिन्हें उखाड़ना होगा। ये देश को बिल्कुल बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये हमारी संस्कृति है ही नहीं। भारत की संस्कृति दुनिया में नंबर 1 पर है, दुनिया में, जिसको कि आज ये बिल्कुल बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। हमारे संस्कार इतने गजब के हैं, लेकिन आज हमारे युवाओं के संस्कार ये लोग, गलत राजनीति वाले लोग खत्म कर रहे हैं। युवा इस देश की ताकत है, इस देश का भविष्य है युवा, और युवा ही सब कुछ करने के लायक है, लेकिन युवा दिशाहीन है। ये लोग युवाओं को दिशाहीन कर रहे हैं। हर राजनीतिक दल युवाओं को अपनी भाषा पढ़ा रहा है। देश की क्या भाषा है, या देश के लिए क्या भाषा है, या देश के लिए क्या काम आएगा, वो कोई नहीं सिखा रहा है। युवाओं को सब अपनी अपनी भाषा सिखा रहे हैं और आपस में एक दूसरे की दुश्मनी करा रहे हैं। ये हेल्दी ट्रेंड नहीं है, ये बहुत ही गलत है। अगर इस तरीके से चलता रहा तो देश हमारा कैसे बचेगा, देश कैसे बचेगा? और सपना दिखाते हैं ये विश्व शक्ति बनाने का, विश्व गुरु बनाने का। देखिए, इनको शर्म नहीं आती है कि तुम काम तो इतने निकम्मे कर रहे हो और फिर विश्व शक्ति का सपना दिखा रहे हो। ये धोखेबाज है। कोई भी राजनीति में 75 साल से ईमानदार लोग बहुत कम आए हैं, बहुत ही कम आए हैं।
अगर वो आए हैं तो उनकी चली नहीं है। ज़्यादातर लोग वही है, बदमाशी वाले, गुंडागर्दी वाले या बलात्कारी, इस टाइप के लोग हैं। आज भी मौजूद है, मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ गलत आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जो आज तक होता आया है, जो हमने भी देखा है इस देश में, आज भी आप सब देख रहे हैं, वही है। मैं वही कह रहा हूँ, ये दुखद है। हमें देश को बचाना है, भारत की धरती को बचाना है, हमें आगे आना होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें आगे आना होगा, सबको मिलकर के अपने बीच में से हर चुनाव में हमें उम्मीदवार निकालने होंगे। जो सबसे बेस्ट है उसको हमें आगे निकालना होगा और उसका सब साथ दें, उसको चुन के भेजें और उसके बाद उसका सब सहयोग करें, ताकि वो सबके लिए भलाई कर सके, सबके हितों की रक्षा कर सके। ये काम हमें करना होगा, तुरंत करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम बहुत मतलब लेट हो जाएंगे, बहुत देर हो जाएगी, शायद हमें पछताने का भी मौका ना मिले। आपसे मैं साथ साथ ये भी निवेदन करता हूँ, बहुत लोग मत डालने जाते नहीं हैं, वोट अपना डालने जाते नहीं हैं। वो क्यों नहीं जाते हैं? वो दुखी हैं, दुखी हैं। कुछ अमीर लोग तो ज़्यादातर जो है ना डालते ही नहीं है, बड़े बड़े। यानी आज देश में एक्चुअली माहौल क्या है, सरकार को बनाता कोई और है और चलाता कोई और है। देखिए दुर्भाग्य कितना है। यानी किसी चीज़ को कोई बनाएगा तो वही तो इस्तेमाल करेगा, लेकिन नहीं, सरकार के मामले में उल्टा है। यहाँ बनाते तो हैं गरीब, मजदूर और ये मिडिल क्लास वगैरह जो है, हम लोग बनाते हैं सरकार, लेकिन चलाते वो हैं जो वोट डालने जाते नहीं हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि वो घरों से बाहर निकल के, अपने इसी कमरे से बाहर निकल के वोट डालने जाएंगे, लेकिन चलाने का अधिकार उनको है। वर्तमान में यही हो रहा है। वर्तमान में आज सारे कामकाज अडानी अंबानी कर रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री महोदय केवल नाम के लिए हैं, आदेश वहीं से आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इनके ऊपर धन लुटाया है और पहले अपना एग्रीमेंट कर लिया है कि आप धन हम आपको देंगे, लेकिन बाद में हमें खुली छूट मिलनी चाहिए, हम जो करें वही इन्होंने इनको हाँ किया है। सरकार में आज जो बैठे हैं, इनकी मिली भगत है सबकी, और आज वही चल रहा है। यानी कोई किसान के लिए कोई काम नहीं कर रही सरकार, गरीब के लिए नहीं कर रही है, मजदूर के लिए नहीं कर रही है, जवान के लिए भी मैं खुलेआम कह सकता हूँ। आज देखिए जवान की क्या हालत है। आज सेना में भी आज इन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी है। ये जो अग्निपथ और अग्निवीर, ये कोई अच्छा कंसेप्ट नहीं है, ये सेना को मजबूत करने का कंसेप्ट नहीं है। ये लोग जाल साजिश से इसको लेके आए हैं, इसके पीछे इनकी बहुत बड़ी साजिश है। वो आज मैं नहीं बताऊंगा आपको, वो मैं किसी दिन फिर दोबारा बताऊंगा। एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ये कंसेप्ट को लाए हैं। सेनाओं को छेड़छाड़ करना बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा देश के लिए, क्योंकि देश अगर सुरक्षित है हमारी बहादुर सेनाओं की वजह से है। हमारी सेनाएं सरहदों पर खड़ी हैं, सेनाएं सरहदों पर खड़ी हैं, इसलिए देश सुरक्षित है और इनको कोई चिंता नहीं है। इनको क्या है, ये देश को तोड़ फोड़ कर भाग जाएंगे। चारों तरफ इन्होंने अपने रिश्ते बना रखे हैं, नोट खूब कमा रखे हैं, भ्रष्टाचार खूब कर रखा है। तकलीफ तो देशवासियों को होगी जिनको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए महंगाई ने, ये जो वर्तमान में सरकार, मैं किसी एक सरकार की नहीं कह रहा हूँ, केवल आपको वर्तमान उदाहरण दे रहा हूँ। ये सरकार जब आई थी 2014 में, उससे पहले इन्होंने बड़े बड़े लंबे लंबे नारे दिए थे, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, बड़े लंबे लंबे, काले धन के खिलाफ, बहुत लंबे, और वो सारे जुमले साबित हुए हैं। कुछ भी नहीं, कोई ना तो इन्होंने नौकरियां दी, 2-2 करोड़ नौकरी देने का प्रधानमंत्री महोदय ने वायदा किया था, कहाँ दी वो 2-2 करोड़ नौकरियां देने की बजाय नौकरियां छीनी गई हैं। काला धन ला करके इन्होंने कहा था 15-20 लाख रुपए सबके खाते में ऐसे ही आ जाएंगे, 100 दिन के अंदर हम काला धन लाएंगे, ये इनका वचन था। वो भूल गए, आज तक आए नहीं। और इसके बारे में तो इनके गृह मंत्री जो आज हैं, इन्होंने बयान दिया था 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान, रैली में खुलेआम कहा था कि वो एक जुमला था, ऐसे काला धन नहीं आता है और ऐसे 15-20 लाख किसी के खाते में नहीं आते। ये क्लियर कट कहा है, शर्म की बात है। क्या झूठ बोल करके आते हैं? यानी जो आदमी झूठ बोलता है, क्या वो सत्ता में रहने लायक है? क्या वो सत्ता का हकदार है? ऐसे आदमियों को सत्ता में कैसे रखा जाए, क्यों रखा जाए? जो झूठ बोल करके, बेवकूफ़ बना करके, जनता को मूर्ख बना करके जो सत्ता में आगे हैं, उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें गंभीरता से इनके ऊपर विचार करना होगा। अब देखिए, बहुत लोग, मैंने जैसे कहा, वोट देते नहीं हैं। क्यों नहीं देते हैं? उनको यह है कि यार किसको दें, कोई आदमी सामने है ही नहीं, ऐसा काबिल आदमी है ही नहीं, सब तो ज़्यादातर गलत लोग हैं सामने, तो क्यों वोट देना, इसलिए वो देते नहीं। लेकिन वोट ना देना भी दुर्भाग्य है। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, तमाम मतदाताओं से, कृपया आप अपने मत का अधिकार जो आपका है उसका इस्तेमाल करें, उस अधिकार का प्रयोग करें। ये आपको संवैधानिक अधिकार है आपका। आप मत ज़रूर डालें, वोट ज़रूर डालें, क्योंकि
आपका ही वोट है जो सरकार को बनाता है और बिगाड़ता है। आप वोट जरूर डालें, लेकिन सोच समझ करके डालें, किसी की बहकाई में आकर के नहीं डालें। आपका कोई रिश्तेदार है, अपना कोई भाई है, चाचा ताया है, आप उनको देख करके वोट ना डालें। केवल उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका चरित्र क्या है, उसकी मानसिकता क्या है, उसको देख करके वोट डालें। ये मेरी आप सबसे निवेदन है। अगर आप ऐसा करेंगे तो सच में भारत को कोई रोकने वाला नहीं होगा। यानी पहले तो इनको तो उखाड़ना ही होगा, गलत लोगों को, क्योंकि ये गलत उम्मीदवार लेके आते हैं। वो जनप्रतिनिधि नहीं है, पार्टी प्रतिनिधि हैं। संविधान में पार्टी प्रतिनिधि के लिए कोई जगह नहीं है। संविधान में जो लिखा है वो जनप्रतिनिधि है, और जनप्रतिनिधि होगा वो जनता की सेवा करेगा। ये पार्टी प्रतिनिधि है, वो पार्टी की सेवा कर रहा है। जैसा नाम वैसा काम। तो एक तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखें। आप वोट जरूर करें, मतदान को छोड़े नहीं, जरूर करें। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि किसको देना है, आप उसको वोट डालिए जो आपकी नज़र में सही है। और अगर दुर्भाग्य से किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी उम्मीदवार हैं कोई भी आपकी नज़र में खरा नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव यानी नोटा का बटन दबाइए आप। और ये भी प्रोविज़न है नोटा का, अगर बटन दबाएंगे और नोटा में जो बाकी उम्मीदवारों ने जो वोट लिए हैं अलग अलग, उन सब से उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा जिसके वोट हैं उससे ज़्यादा अगर नोटा में हैं तो वो चुनाव रद्द हो जाएगा। और चुनाव रद्द हो गया तो ये जो उम्मीदवार इसमें थे, जो कैंडिडेट बने हुए थे, वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। फ्रेश कैंडिडेट आएंगे, फ्रेश जो है चुनाव लड़ेंगे। ये कंसेप्ट है। तो आप बिल्कुल भी गैर हाजिर ना हो मतदान से, मतदान जरूर करें और अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न करें कि जो ईमानदार लोग हैं, चरित्रशील लोग हैं, उन्हीं को वोट करें। आप किसी के लोभ लालच में बिल्कुल ना आएँ, क्योंकि आप एक बार लोभ लालच करेंगे, हो सकता है वो आपको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट दे देगा, थोड़ी बहुत पैसे की मदद देगा या कुछ और दे देगा, जो भी आज चल रहा है देश में, सबको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो कोई संसाधन दे देगा आपको, को इन काइंड्स आपको कुछ दे देगा। तो उससे अगर आपने ऐसे मान लीजिए कुछ ले लिया है, वो आपको एक आध महीना शायद चलेगा, उसको यूज़ करेंगे, 2 महीने चलेंगे, 4 महीने, लेकिन उसके पास तो बचे हुए 5 साल का लाइसेंस मिल गया है। वो बिल्कुल खुलेआम लूटेगा क्योंकि आपने लाइसेंस दे दिया है। और आप यानी आप किसी काम के लिए कल उसके पास जाएंगे, मान लीजिए आपको अपने बेटे की नौकरी लगवानी है और आप विधायक के पास गए कि विधायक जी हमने आपको वोट दिया था, आप मेरे बच्चे को नौकरी लगवाइए। वो आपको साफ साफ जवाब दे देगा कि आपने मुझे वोट दिया नहीं है, मैंने आपका वोट खरीदा है। ये आप नोट करके रख लें, लिख के रख लें। वो आपके काम नहीं करेगा क्योंकि आपने गलत काम कर दिया है कि उसकी तरफ से जो लालच था उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, मंजूर कर लिया, और वो लालच हमारे लिए घातक होगा, घातक सिद्ध होगा। यही चल रहा है। अब वर्तमान में देख लीजिए, ये मुफ्त वाली राजनीति चल रही है। एक दिल्ली में एक सरकार है एक पार्टी की, ये मुफ्त में दे रही कई चीज़ें। अब इनका दूसरे राज्य में भी एक जगह और मौका मिल गया इनको, वहाँ भी फ्री की दे रहे हैं। मैं देखिए, मैं गरीब के लिए उसको कोई मदद मिल रही है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल बात आपको बताना चाहता हूँ, आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आपको किसी ने मुफ्त का पानी, मुफ्त की बिजली या मुफ्त की रोटी दे दी तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने का होगा? 3-4 हज़ार का या 5 हज़ार का आपको बेनिफिट हो गया होगा महीने में, क्योंकि आपके पास साधन नहीं थे, शायद आपकी कोई कमाई नहीं थी, तो 5 हज़ार की आपको मदद मिल गई है और आप खुश हो गए हैं। लेकिन आपने जो लाइसेंस उसको दे दिया है वोट दे करके, वो अभी 5 हज़ार नहीं, वो लाखों और करोड़ों और अरबों वो लूटेगा। इसकी बजाय मतदाता जागृति संगठन जगह जगह ये जनता को बता भी रहे हैं, और इनकी लड़ाई भी यह है कि ये आपको नौकरियों का भी इंतजाम करेंगे, आपको नौकरियां दिलाएंगे। जहाँ भी जिसकी सरकार है उनसे कह के आपके लिए आपको पैरों पर खड़े करने की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि अगर आपको कोई भी सरकार देखिए, मुफ्त देने की बजाय वो आपको पैरों पर क्यों नहीं खड़ा करते हैं, आपको नौकरी क्यों नहीं देते हैं, आपका व्यापार क्यों नहीं शुरू कराते हैं? क्योंकि इससे उनको क्या फ़ायदा होगा? उनको फ़ायदा तो तब होगा वो मुफ्त में देंगे। और मुफ्त में देने का एक और बड़ा नुकसान आपको बताता हूँ। अगर मुझे रोटी आज मुफ्त में मिल रही है या मुझे बिजली पानी मुफ्त में मिल रहा है, तो सरकार पैसा नहीं दे रही है, उनमें से आप में से कोई आदमी उसका पैसा दे रहा है। आप में से जो मेरे से ज़्यादा समर्थ है, मेरे से ज़्यादा आर्थिक कंडीशन जिसकी ठीक है, वो मेरे खाने का और मेरी बिजली और पानी का पैसा दे रहा है। तो क्या मैं उसके सामने सर उठा के देख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मैं उसकी मेहरबानी की रोटी खा रहा हूँ, उसकी मेहरबानी की बिजली और पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी रोटी और मेरे बिजली पानी का पैसा वो दे रहा है। तो मैं उसके सामने सर उठा के नहीं खड़ा हो सकता। क्यों? क्या मेरा अधिकार नहीं है? क्या उस गरीब का अधिकार नहीं है?
देखिए, जन्म जो है वो भगवान दे रहा है, वो किस घर में दे रहा है और किस जाति में दे रहा है, किस धर्म में दे रहा है, उसके हाथ में नहीं है, ये उसके बस में नहीं है। ये जन्म देने वाली वो शक्ति जो है ये उनके हाथ में है, उसको किसको कहाँ जन्म देना है। तो अगर किसी का जन्म गरीब घर में हो गया है, गरीब परिवार में हो गया है, तो उसकी क्या गलती है? क्या उसका अधिकार नहीं है? वो देश का नागरिक है, उसको टाइम से खाना मिले, टाइम से सब कुछ मिले, कपड़ा मिले, उसकी और जितनी सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं जीवन जीने के लिए, पानी मिले, राशन, सब कुछ मिले उसको, ये उसका अधिकार है, क्योंकि वो इसी देश का नागरिक है। क्यों नहीं मिल रहा है? ये देश के संसाधन हैं, क्या उनके ऊपर उसका अधिकार नहीं है? उस गरीब का अधिकार नहीं है? इस देश में नहीं है। इस देश में उस गरीब को कोई संसाधन का अधिकार मिल ही नहीं रहा है, संसाधनों को चंद लोग लूट रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, ये लूट हमें बंद करनी होगी, और हम इकट्ठे हो गए, एक साथ अगर आ गए, तो कोई गलत ताकत देश में पनप नहीं सकती है। और इस देश का गरीब कैसे तरक्की करेगा? देखिए, जब देश में अगर तरक्की हो रही है तो सबकी होनी चाहिए। अमीर भी तरक्की कर रहा है तो गरीब को भी करना चाहिए, लेकिन गरीब नीचे जा रहा है। गरीब की तरक्की नीचे की तरफ हो रही है और अमीर की तरक्की ऊपर की तरफ हो रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गरीब के पास सरकार को देने के लिए कुछ नहीं है। सरकार को देने के लिए कुछ नहीं है गरीब के पास। गरीब अपनी रोटी, 2 वक्त की रोटी की लड़ाई लड़ता रहता है, उसी में पागल हो जाता है। जबकि वो अमीर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सरकार को खूब पैसा लौटाते हैं और फिर सब कुछ करने का अधिकार ले लेते हैं उनसे। यही दुर्भाग्य है इस देश का, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आप देखिए, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। अभी 13 महीने से भी ज़्यादा किसानों का एक आंदोलन ख़त्म हुआ था दिसंबर में, पिछले साल 15 दिसंबर को इनका पूरा वाइंड अप हुआ था, जो 13 महीने से ज़्यादा चला है। आप देखिए कमाल की बात, एक वो कृषि कानून बनाया था सरकार ने, और ये कह के बनाया था कि ये किसानों को हम तोहफा दे रहे हैं, किसानों को तोहफा दे रहे हैं, जबकि वो फरमान था इनको बर्बाद करने का, इनकी ज़मीनें छीन करके उद्योग घरानों को देने का। लेकिन किसान बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। हालांकि संसाधनों से वो खाली रहता है, क्योंकि सरकार कभी उनको कुछ देती नहीं है, जानबूझ के, क्योंकि वो मजबूत वर्ग है। उसको अगर संसाधन उनको इस्तेमाल करने का मौका दे दिया, सरकार ने उनको सपोर्ट कर दिया, तो वो फिर सरकार को 2 मिनट में उखाड़ देगा। ये भय है सरकारों को, क्योंकि किसान सबसे मजबूत वर्ग है। और उन्होंने दिखा दिया 13 महीने में। जो सरकार, जो अहंकारी सरकार ये कहती थी कि हम कानून वापस किसी भी हालत में नहीं लेंगे, संशोधन कर सकते हैं, आपको जो कमियां इसमें लगती हैं वो हम संशोधन कर देंगे। किसानों ने यह भी कह दिया कि इसमें जितने पॉइंट है सारे ही गलत हैं, तो सारे को संशोधन उसको कैसे करोगे, रद्द कीजिए। बिल्कुल तैयार नहीं हुए। सरकार के साथ उनकी मीटिंगें हुई किसानों की 11 बार। 20 जनवरी 2021 को आखिरी मीटिंग थी, 11, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई है। लेकिन देखिए, किसानों की शक्ति के आगे प्रधानमंत्री महोदय को झुकना पड़ा है, माफ़ी मांगनी पड़ी है, और वो कानून वापस लेने पड़े। यही अब देखिए, जो अग्निपथ और अग्निवीर, ये सेना को बर्बाद करने का एक तरीका है, क्योंकि इनको क्या लेना देना है देश को मजबूत करने से। हमें चिंता है, हम देशवासियों को, 140 करोड़ लोगों को चिंता है। अगर हमारी सेना कमज़ोर होगी तो हमारा भविष्य कमज़ोर हो जाएगा, देश कहाँ रहेगा, देश कैसे टिकेगा। हमारे चारों तरफ दुश्मन बसते हैं, उनसे रक्षा कौन करेगा। आज सेना को भी ये अगर भगवाकरण कर देंगे तो कैसे देश चलेगा, देश सुरक्षित कैसे रहेगा। ये हम सब के लिए बहुत चिंता का कारण है। इसके लिए भी हमें कड़ा विरोध करना होगा, और ये जो स्कीम लेके आए हैं इसको रद्द कराना होगा। और दुख की बात यह है, ताज्जुब की बात यह है, सरकार बयान नहीं दे रही है, वो सेना के अधिकारियों को बयान दे देते हैं, उनसे दिला रही है। मैं सेना के अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा, आप सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है, आप देश के प्रति जवाबदेह हैं, देश की जनता के प्रति जवाबदेह हैं। मेहरबानी करके आप कोई काम ऐसा नहीं करिए जिससे देश की जनता आपके खिलाफ हो जाए, या आपके अंदर उनको बुराइयां दिखने लग जाएं। प्लीज़ ऐसा मत करिए। हम देश के प्रति जवाबदेह हैं। सैनिक जो है वो देश की जनता के प्रति जवाबदेह है। देश की रक्षा के लिए हम किसी राजनीतिक की रक्षा करने के लिए नहीं है, राजनीतिक दल या उस सरकार की रक्षा करने के लिए नहीं है, हम पूरे देश की रक्षा करने के लिए हैं। पूरे देश की सरहदों की हम रक्षा करते हैं, ताकि चारों तरफ से अंदर देश में शांति रहे, हम वहाँ का मोर्चा संभालें और देश में शांति रहे। हाँ, ये एक अलग बात है कि हम वहाँ जो रक्षा कर रहे हैं उसमें गलत लोगों की भी रक्षा हो रही है, भ्रष्टाचारियों की भी रक्षा हो रही है। ये दुखद है, ये दुखद है। लेकिन अब ये जो वर्तमान में करने जा रहे हैं ये बहुत ही दुखद है। मतदाता जागृति संगठन इसको पूरी तरह से कंडम करता है, बिल्कुल कंडम करता है, और हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे आपके सहयोग से। आप सब साथ आएँ और हम इसका विरोध करें, क्योंकि ये गलत नीति है।
सरकार में चंद लोग बैठे हैं, वो अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। हम 140 करोड़ लोगों को देश की स्वार्थ सिद्धि को देखना है, देशवासियों की स्वार्थ सिद्धि को देखना है, हमें ये देखना है। तो हमें इसका कड़ा विरोध करना होगा, क्योंकि ये जिस तरीके 4 साल के लिए भेज रहे हैं, 4 साल के अंदर जब वो वापस आएगा, इसमें एक और गहरी चाल है, वो मैं आज नहीं, आपको बाद में कभी बताऊंगा। एक बहुत गहरी चाल है ये। 75 और 25% जो है, 75 को भेजेंगे घर, 25 को रखेंगे। इसके अंदर बहुत गहरी चाल है। उसके लिए मैं एक दिन किसी दिन अलग से एक विशेष एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। बहुत गहरी चाल है इसके अंदर। लेकिन आप देखिए 4 साल के बाद वो जवान जब वापस आएगा, क्या निराशा लेकर साथ नहीं आएगा? क्योंकि उसके कुछ साथी चले गए हैं, वो परमानेंट हो गए हैं, लेकिन वो 75% वापस आ गए हैं। अगर वो बगावत करने पर आ गए तो क्या होगा? और फिर वो उनको एक ट्रेनिंग भी होगी है, वो विरोध भी बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि वो ट्रेनिंग लेकर आ गए हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्य होगा। कभी भी किसी को कच्चा रोजगार नहीं देना है। कच्चा रोजगार, ये बात सही है, सेना रोजगार के लिए नहीं होती है, सेना देश की रक्षा के लिए होती है। वो अलग बात है कि वहाँ तनख्वाहें और ये जो सब मिलता है, लेकिन एक्चुअली सेना रोजगार के लिए नहीं है। सेना तो देश की सुरक्षा के लिए है, देश की सुरक्षा के लिए है, देश की आन बान शान की रक्षा करने के लिए है। और इसको ये लोग कमज़ोर करना चाह रहे हैं। ये लोग सेना का मजाक उड़ा रहे हैं। सेना ऐसी नहीं होती है, सेना के अंदर एक जज्बा है। आप देखिए हमने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कितनी बहादुरी से हमारी सेना लड़ी है। 65 की लड़ाई में हमारे पास इक्विपमेंट कमज़ोर थे, हमारे पास मजबूत इक्विपमेंट नहीं थे पाकिस्तान के मुकाबले में, लेकिन हमारे पास मजबूत सेनाएं थी। हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इवन पैरामिलिट्री फोर्सेस, सबका जज्बा देखने लायक है। सबके अंदर एक विशेष जज्बा है। हमारी जो सेनाएं हैं, धरती के ऊपर ऐसी कोई सेना नहीं है, दूसरी कोई सेना नहीं है। तो हमें ये रोकना होगा, क्योंकि ये सरकार की मंशा गलत है। हमें इनको रोकना होगा। हमें देश को मजबूत करना है, ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारी आपकी सबकी जिम्मेवारी है। हम देश को कमज़ोर नहीं होने दे सकते हैं। हमने देश को विश्व शक्ति बनाना है। उन महान शहीदों ने जो सपना देखा था, उनके सपनों के भारत का हम निर्माण करेंगे। वो तभी करेंगे जब इनकी गलत नीतियों का हम विरोध करेंगे, इनको प्यार से समझाएंगे। हम कोई गलत काम, देखिए अभी जैसे जवान हमारे वो दुख में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नाजायज जो करे, देखिए उनको वो दुख हो रहा है उनको, लेकिन देश की संपत्ति को जो बर्बाद कर रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि वो देश की संपत्ति है, हम सब की संपत्ति है। जो बर्बाद करें ये उनकी संपत्ति है, उनकी खुद की संपत्ति है, हमारी सबकी है, सरकार की नहीं है वो हम सब की है। हम उसको बर्बाद ना करें, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध करें। हमारे संविधान में अधिकार है, हमें किसी भी गलत काम का विरोध करने का अधिकार है संविधान में। उस अधिकार का हम इस्तेमाल करें और सरकार को झुकना होगा। सरकार मालिक नहीं है देश की, सरकार मालिक नहीं है, लेकिन हम इनको मालिक बना देते हैं, क्योंकि हम इनको चुनने के बाद भूल जाते हैं। हम इनको देखते नहीं, इनको चेक नहीं करते हैं। हमें चेक करना चाहिए। हम घर में अगर किसी को एम्प्लॉय लगाते हैं, खेत में नौकर लगाएं या कहीं भी लगाएं, तो हम उसको चेक करते हैं ये काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा होगा तो उसको समझाएंगे, समझाने से भी नहीं मानता तो उसको हटा के बदली करेंगे, दूसरे को लाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि नेताओं को बदली करने का कोई हमारे पास कंसेप्ट है ही नहीं, कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। एक बार जो आगे वो 5 साल की सिरदर्द हो गए हैं, तो इसका भी हमें विकल्प कुछ सोचना होगा। मतदाता जागृति संगठन इसका भी विकल्प सोचने पर जनता के साथ बातचीत कर रहा है कि ऐसा क्यों कि गलत लोग एक बार चुन करके आ गए और वो 5 साल के लिए फिर देश को गुलाम बना लेते हैं, सिरदर्द होते हैं। नहीं, अगर वो गलत हैं तो उनको भी बेदखल करने का हमारे पास अधिकार होना चाहिए। इसकी भी मतदाता जागृति संगठन संतोष मलिक जी इसकी तरफ बहुत गंभीरता से विचार कर रही हैं, बहुत गंभीरता से, और काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। हमें ये भी करना होगा, एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसा प्रोविज़न हमें बनाना होगा कि गलत नीति की जो भी सरकार होगी हमें ढूंढना होगा, उसको ढूंढना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो ये जो है गुलाम करके, गुलाम तो बना दिया इन्होंने देश को आज गुलाम बना के रख दिया इन्होंने। ये कुछ नहीं है, ये केवल, और आज तो दुर्भाग्य ये बात है, ये दुर्भाग्य की बात है कि देश की जनता की वोट की भी इनको जरूरत नहीं है। ईवीएम मशीन से ये लोग वोट ले रहे हैं। ईवीएम मशीन को ये बटन दबाते हैं, उसमें से वोट निकलते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हमें ईवीएम मशीन को भी हटवाना होगा, बैन कराना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास पहले भी गई हैं शिकायतें, लेकिन हम मजबूती से अपनी अपील लेकर के जाएंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे पर हम जाएंगे और हम इसको बैन करवाएंगे, क्योंकि अगर ये बैन नहीं हुई तो गलत लोगों को बेदखल करना असंभव हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। इन्हें बेदखल कराना होगा, क्योंकि ये लोग डिजर्व नहीं करते हैं। जिसकी नीति गलत है, जिसकी नीयत गलत है, वो सत्ता में रहने का हकदार नहीं है। हमें इनको निकालना होगा, क्योंकि हम सबको, आपको, 140 करोड़ लोगों को देश की चिंता है।
उन महान शहीदों की चिंता है कि आज वो क्या सोच रहे होंगे देश के बारे में, वो क्या सपना लेकर के गए थे और आज क्या हो रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है। आप देखिए, मैंने बीच में जैसे किसान की बात आपको कही थी, किसान और उद्योग घरानों के आप फ़र्क देखिए। उद्योग घराने इन पर पैसा लुटाते हैं, फिर उनके प्रोडक्ट के जो रेट हैं या जो भी कोई काम है वो अपनी मनमाने ढंग से करते हैं, उनको अधिकार है। आप देखिए, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, यानी नशे की चीज़ें आप देख लीजिए। बीड़ी सिगरेट है, बीड़ी सिगरेट जीने के लिए नहीं है, बल्कि सच पूछें तो मरने के लिए है। बीड़ी सिगरेट से कैंसर भी हो जाता है, कई बीमारियां होती हैं, तो बीड़ी सिगरेट पीने वाले की ज़िंदगी खतरे में हो जाती है। लेकिन जो बीड़ी सिगरेट बना रहे हैं उनके पास कितनी दौलत है इसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। उनके पास बेशुमार दौलत है। इसी मुताबिक शराब भी कोई जीने के लिए ज़रूरी नहीं है, वो भी हानिकारक है, सेहत के लिए वो भी हानिकारक है। लेकिन शराब बनाने वालों की दौलत आप देखिए, बेशुमार दौलत है उनके पास, भंडार है दौलत के। तीसरी चीज़, और मोबाइल फ़ोन जैसे आजकल है, मोबाइल फ़ोन मैं मानता हूँ कि इससे हमारी काफ़ी ज़िंदगी में कई चीज़ें बड़े आराम की हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन भी जीवन जीने के लिए ज़रूरी नहीं है। पहले जब नहीं थे तब भी तो हम जी रहे थे, तो मोबाइल फ़ोन भी जीवन जीने के लिए ज़रूरी नहीं है। हम तो जीवन पहले भी जी रहे थे, लेकिन मोबाइल फ़ोन की बनाने की जो कंपनियां हैं उनके पास भंडार है दौलत का, अथाह भंडार है, अथाह दौलत है। इतनी दौलत है आप उनको गिनती नहीं कर सकते हैं, ऐसी दौलत है इन तीनों के। और चौथा, अब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आप देखिए, अन्न, यानी अन्न के बगैर कोई जी नहीं सकता। अन्न जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी है। अन्न के बगैर हमारी में से कोई सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। लेकिन अन्न बनाने वाले का मतलब अन्न पैदा करने वाला, अन्न पैदा करने वाले की हालत देखिए, किसी से छिपी नहीं है। अन्न पैदा करने वाला जो दूसरों का पेट भरता है वो खुद भूखा सोता है, उसका परिवार भूखा सोता है। बहुत सारे मौक़ों पर उसका परिवार भूखा सोता है। क्या ये दुखद नहीं है? क्या ये सरकारों को मालूम नहीं है? तो क्यों सरकार चिंता नहीं करती है? कौन करेगा? ये सत्ता में बैठने का अधिकार कैसे है? गरीब की ये सोचते नहीं, जवान की सोचते नहीं, किसान की सोचते नहीं, मजदूर की सोचते नहीं, तो किस लिए है सत्ता में? इनको बेदखल करना होगा। यानी किसान जो सबका पेट भरता है और बहुत मौक़ों पर वो खुद भूखा सोता है, लेकिन उसका एक ही संकल्प है किसान का कि मेरे देशवासियों को मैं किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा। दिन रात किसान मेहनत करता है, दिन रात, यानी कड़ाके की गर्मी, कड़ाके की सर्दी, बारिश, हर मौसम में किसान काम करता है। किसान कभी घर नहीं बैठता है। और यहाँ 13 महीने तक किसान को कितना तड़फाया है सरकार ने, शर्म नहीं आई इनको, कितना तड़फाया है। जो इनका पेट भरता है ये भी तो खाना उसी का खा रहे हैं, किसान का ही दिया हुआ खाना खा रहे हैं। और एक चीज़ आपको और मैं मतलब ताज्जुब होंगे आपको सुन करके, किसान छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब खेतों में हैं, सब खेतों में हैं, सब दिन रात काम करते हैं, मगर किसान अपनी मजदूरी कभी गिनती नहीं करता है। जैसे बाकी उद्योग घरानों में, सब धंधों में मजदूरी भी गिनती होती है, किसान इतना भोला है वो कभी अपनी मजदूरी को गिनता ही नहीं है। अगर किसान ने अपनी मजदूरी गिन ली, खुद की मजदूरी अगर लगा ली, तो मुझे पूरा भरोसा है परिवार में शायद ही कोई जिंदा बचेगा, पूरा परिवार ख़त्म हो जाएगा हार्ट अटैक से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घाटे में जा रहा है, बहुत ज़्यादा घाटे में जा रहा है। वो खुद की मेहनत की तो कहीं लगाता ही नहीं है। कितना दुर्भाग्य की बात है, कितनी चिंता की बात है जो किसान। और आज किसान की हालत देखिए आप, आज किसान को बेटी की शादी करनी है तो वो उम्मीद लगा कर बैठा है अभी मेरी फसल आएगी, फसल बेच करके मैं बेटी की शादी करूँगा। लेकिन दुर्भाग्य से फसल आती नहीं है, बारिश से तबाह हो जाती है, अकाल पड़ जाता है, ख़त्म हो जाती है, ओले गिर जाते हैं, जो भी है फसल आती नहीं है। अब किसान क्या करेगा? बेटी शादी के लिए तैयार है, बेटी की उम्र होगी है शादी की, लेकिन कैसे करेगा? अब आखिर में उसको उधार पैसा लेना पड़ता है, ब्याज पे लेगा या अपने आड़ती से लेगा, ताकि वो अगली फसल में आड़ती को जो है वो पैसे वहाँ पर उसके चुकता देगा। देखिए, यानी अब दुर्भाग्य देखिए आप उस किसान का, उसको बेटी की शादी के लिए भी फसल का उसका साथ नहीं मिलता है। तो फसल बिल्कुल अनिश्चितता के से भरी होती है, वो आएगी या नहीं आएगी। जब तक फसल घर में नहीं आ जाती है तब तक फसल का कोई पता नहीं है वो आएगी या नहीं आएगी। ये है किसान की जीवन, यही है गरीब का जीवन। देखिए, किसान, गरीब और मजदूर ये तीनों एक ही हैं, क्योंकि मजदूर किसान के साथ लगा रहेगा, गरीब किसान के साथ लगा रहेगा, तभी किसान खेती कर पाता है। अकेला किसान खेती नहीं कर पाएगा। और दूसरा जवान है, वो जवान कौन है? जवान भी इसी किसान का बेटा है, इसी गरीब का बेटा है, इसी मजदूर का बेटा है। तो ये चारों वर्ग एक ही हैं, चारों वर्ग।
यानी गरीब, मजदूर, जवान और किसान चारों एक ही हैं और चारों दुखी हैं, जबकि इन चारों के बगैर देश का अस्तित्व नहीं है। ये चार ना हो तो देश का अस्तित्व नहीं है, लेकिन चारों वर्ग दुखी हैं। कितनी शर्म की बात है। सरकारों की इनकी कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। सरकारों को उद्योग घरानों की चिंता है। अब देखिए, जो किसानों का मैंने आपको बताया है, अब ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं कि हमने ऐसा कोई नहीं, ये अचानक ही बिल बनाया है। ये नहीं, ये जो कृषि के बिल जो आए थे वो अचानक नहीं बने थे और सरकार ने वो बनाए भी नहीं थे। वो उद्योग घरानों से बन के आए हैं, उनकी पसंद के मुताबिक बन के आए थे। जो उनको चाहिए था वो उन्होंने खुद लिख के भेजा है, सरकार ने तो केवल उसको पास किया था। ये सच्चाई है, गहराई से आप सोच लेना, पता कर लेना। ये उद्योग घरानों ने बिल बनाए थे, सरकार ने नहीं बनाए हैं। आज सरकार वही चला रहे हैं। मैंने आपको बताया है पहले भी, उद्योग घराने सरकार को चला रहे हैं, तो ये बिल वहीं से बन के आए थे। और मैं पूछना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय से, अगर सच में अचानक से ये बिल आपने बनाए हैं, तो ये इतने गोडाउन पूरे देश भर में, अडानी के गोडाउन, अंबानी के, इनके बन गए, वो कैसे बन गए? किसने बनवा दिया उनको? पिछली सरकारों में जो नहीं बने थे, ये आपकी सरकार में आते ही गोडाउन कैसे बन गए? क्योंकि आपने इनको वचन दे रखा था, आपने इनको कमिटमेंट दे रखा था, आपने कह रखा था आप हमारी सेवा करिए, हम आपकी दिन रात सेवा करेंगे, और वही कर रहे हो। प्रधानमंत्री महोदय किसान की क्यों फिक्र करेंगे? क्योंकि किसान ने तो उनको पैसा दिया नहीं चुनाव के लिए, गरीब ने तो पैसा दिया नहीं, मजदूर ने तो पैसा दिया नहीं है, पैसा तो उद्योग घरानों ने दिया है, तो वो तो देखभाल उनकी करेंगे, वो किसान की क्यों करेंगे? कितनी शर्म की बात है। और वर्तमान में इतनी गैर जिम्मेदार सरकार है। आप देखिए, महामारी आई थी अभी 19 यानी कोविड-19, भारत में वो 20 में आई है, लेकिन चाइना में ये 19 में ही आ गई थी। और आप देखिए ताज्जुब की बात, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं अगर ये कहूँ कि ये बीमारी हमारे देश में प्रधानमंत्री महोदय की फैलाई हुई थी, तो ये गलत नहीं होगा। आप देखिए, हमारे यहाँ 30 जनवरी 2020 को एक केस आया था चाइना के वुहान सिटी से केरला में, एक केस। उसके बाद 31 जनवरी को कोई केस नहीं, 1 फरवरी को कोई नहीं, 2 फरवरी को कोई नहीं, 3 फरवरी को 2 केस और आए थे, वो भी चाइना से, वुहान सिटी से केरला में आए। अगर प्रधानमंत्री महोदय उसी टाइम इंटरनेशनल जो जर्नी थी, अगर उस पर बैन लगा देते, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारा एक भी केस भारत में और नहीं बढ़ना था। ये केवल 3 जरूर आ गए थे, और ये 3 का शायद परमात्मा इनको ठीक कर देता, इलाज हो जाता, और दुर्भाग्य से नहीं भी इलाज हो पाता, तो केवल 3 की कुर्बानी से ही काम चल सकता था देश में। लेकिन देखो क्या हाल हुआ है, क्या हाल हुआ है। प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि इनको अपने आका को बुलाना था, राष्ट्रपति ट्रंप को बुलाना था, जो कि 24 फरवरी को आए थे, तो इसलिए इन्होंने इंटरनेशनल जर्नी बंद नहीं की। मगर उनके आने के बाद भी, और उसमें भी आप देखिए, इनको उनका बुलाना कैंसिल कर देना चाहिए, लेकिन इनकी तो खुद की राजनीति थी। इन्होंने गुजरात में बुला रखा था और उनको वायदा करके आए थे, प्रधानमंत्री महोदय वायदा करके आए थे। अब की बार ट्रंप सरकार बोल के आए थे। शर्म की बात है, किसी देश का प्रधानमंत्री कैसे बोल सकता है? और वो देखिए, वो हार गए। फिर दूसरे आए हैं, तो दूसरे इनके प्रति क्या विचार रखते होंगे, ये मेरे ख्याल में हमारे लिए सोचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो जो आए हैं, राष्ट्रपति ट्रंप यहाँ पर आए हैं, उनके साथ हमें पता लगा है बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव थे। और मोटेरा स्टेडियम में अहमदाबाद में क्या हालत हुई थी, इतने केसेस वहाँ बढ़ गए थे, गुजरात में सबको पता है, पूरे देश को पता है। उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप आगरा में गए थे, आगरा में भी यही हालत हुआ है, बहुत ज़्यादा केस बढ़े थे। अच्छा, वो भी चले गए, चलिए 2 दिन के अंदर वो भी चले गए। उसके बाद भी प्रधानमंत्री महोदय 1 हफ्ते तक गहरी नींद्रा में सो गए, गहरी नींद में चले गए, क्योंकि इनको देश से लेना क्या था, देशवासियों से लेना क्या था, मरते तो मरने दो। और इसके बाद अचानक से 24 मार्च की रात को प्रधानमंत्री महोदय प्रकट होते हैं, देश को संबोधित करते हैं, और उसी दिन, उसी रात 12 बजे से इन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया। प्रधानमंत्री महोदय को 1 मिनट के लिए ये भी सोचने की इनकी शक्ति नहीं हुई कि अगर तुम ऐसे लगाओगे तो इस देश के अंदर ऐसे लोग बहुत सारी संख्या में हैं जो सुबह कुछ कमाने जाएंगे, मजदूरी वगैरह करके शाम तक 500-400 रुपये घर में लेके आएंगे, तो चूल्हा जलेगा। नहीं लाए तो चूल्हा नहीं जलेगा, घर में खाना नहीं बनेगा उस दिन। उनके बारे में कौन सोचेगा? देश के प्रधानमंत्री क्या केवल एंजॉय करने के लिए हैं? क्या केवल एंटरटेन करने के लिए हैं? क्या केवल अपनी पार्टी और अपने इन आकाओं की रक्षा करने के लिए है? उस गरीब की कौन सोचेगा? और जब इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया, वो गरीब कहाँ जाएगा, कहाँ कमाने जाएगा, क्या खाएगा, वो परिवार को क्या खिलाएगा? लोग अपने अपने घरों से निकल लिए, अपने घरों से निकल लिए। लोगों ने ये कहा है
कि महामारी शायद हमें माफ़ कर सकती है, महामारी शायद हमें ना भी मारे, लेकिन भूख जरूर मार देगी। इसलिए अपने अपने घरों के लिए निकल लिए। अपने घरों में अपना 100 साधन होता है, इंसान का 100 बंदोबस्त होता है, और मरना भी है तो परिवार के बीच में तो मरेंगे। और उसमें भी क्या हालत हुई है सब ने देखा है, सब ने देखा है रास्ते में क्या हालत हुई है, कितने लोगों ने रास्ते में जान दे दी है। हमने लेडीज़ को देखा है, औरतों को देखा है, एक बच्चा उनकी गोद में है, एक बच्चा उंगली पकड़ करके चल रहा है, और एक बच्चा उनकी गर्भ में है। ये हालत थी औरतों की। क्या प्रधानमंत्री महोदय को जरा भी अफसोस नहीं हुआ, जरा भी दुख नहीं हुआ कि ये क्या हालात करके रख दिया इन्होंने जब 24 को जो ये कंप्लीट लॉकडाउन किया है, उससे पहले प्रधानमंत्री महोदय ने 20 को जो है जनता कर्फ्यू लगाया था। क्या इनको इतना दिमाग नहीं होना चाहिए था? उसी दिन चेतावनी दे देते कि हमें आगे कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, और जो भी जाने चाहते हैं अपने अपने प्रांत में वो सब जा सकते हैं। क्योंकि उस वक्त तमाम गाड़ियाँ भी चल रही थी, ट्रेन बसें सब चल रहे थे, सारे साधन थे, और सब लोग अपनी अपनी जगह पहुँच सकते थे। लेकिन दिमाग कहाँ से लाएंगे? शायद दिमाग है ही नहीं इनके पास। बहुत ही दुख की बात है। यानी ऐसी मानसिकता के इंसान आज प्रधानमंत्री का पद संभाले जिनको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। महंगाई का आप देख लीजिए, महंगाई का क्या हालत था उस टाइम में, क्या थी महंगाई और आज कहाँ पहुँच गई है। उस टाइम इनके नेता जो है वो छोटी छोटी बातों के ऊपर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते थे। आज कोई प्रदर्शन की अलाउ नहीं। 400 रुपये का सिलेंडर 450 का, 425 का, आज 1000 पार कर गया है। आज ये देखिए, यानी प्रधानमंत्री महोदय उदाहरण देते थे, हमारी बहन बेटियां लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती हैं, धुआं लगता है, कैंसर होता है। उनको इन्होंने सिलेंडर तो दिए, लेकिन दोबारा किसी ने भरा ही नहीं है। कैसे भराएंगे जब वो उस वक्त 400 450 का भरा नहीं पा रहे थे, तो 1000 का कैसे भराएंगे? और वो सिलेंडर को किसी पैकिंग के लिए नीचे रख करके टेबल का यूज ले रहे हैं उससे। देखिए कितनी शर्म की बात है। अच्छा, अब ये महामारी का जो मैंने कहा वो पहला तो हो गया, पहला फेज। दूसरा फेज पहले और दूसरे के बीच, चलिए पहली बार गलती कर दी प्रधानमंत्री महोदय, देश ने उसको भुगत लिया, लेकिन दूसरी महामारी आ सकती है, किसी ने मना थोड़ी किया था। उस दूसरी महामारी के लिए इन्होंने कोई तैयारी नहीं की, कुछ नहीं किया, ना कोई जो है ना ऑक्सीजन प्लांट लगाया, ना ही कोई हॉस्पिटल बनाए। शर्म की बात है। और दूसरे फेज ने यानी दूसरी लहर ने क्या हालत की है, शायद मेरे ख्याल से रोने लग जाए तो इंसान 1-2 घंटे तक रोना बंद नहीं होगा। इतने दुखद हालात थे, इतनी तकलीफ दे के हालात थे। और कितने लोग, इन्होंने तो आंकड़े भी गलत बताए हैं। हमारी सरकार ने जो आंकड़े बताए वो बहुत गलत आंकड़े हैं। WHO ने जो आंकड़े बताए हैं इससे 40 लाख ज़्यादा बताए हैं, और उनको ये झूठा बता रहे हैं। हमारी आंखों के सामने हमने कितने अपनों को खोया है, सबने देखा है, सबने देखा है। लेकिन सरकार बिल्कुल गैर जिम्मेदार। और दुख की बात यह है, यानी वो जो चले गए, जो हमारे अपने चले गए, उनके और जख्मों पर ये और परिवार वालों को और दर्द दे रहे हैं, ये कह करके कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा नहीं है। शर्म आनी चाहिए, कितनी झूठ बोलते हैं ये। इनको बिल्कुल भी पहले तो ऐसा सुनते थे कि जो झूठ बोलता था उसको बुखार हो जाता था। आजकल तो खांसी जुकाम भी नहीं होता है, इनको बुखार तो बहुत बड़ी बात है। ये दिन रात झूठ बोलते हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं होता है। कितनी शर्म की बात है, कितनी दुख की बात है। तो मैं ये आप सबसे निवेदन करूंगा, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार माहौल है 75 साल से। आप मतदाता जागृति संगठन के साथ मिलिए, इसको ज्वाइन करिए, और पूरे देश भर में हम लोग घूमेंगे। संतोष मलिक जी, पूरी टीम है इनकी, और आप जब साथ आएंगे तो पूरी शक्ति बढ़ेगी। पूरे देश में हम यही प्रचार करेंगे कि आप अपने बीच में से उम्मीदवार निकालिए। राजनीतिक दल वाले जो उम्मीदवार अपना उतारते हैं उनको कोई वोट नहीं दें, क्योंकि वो जनता की सेवा के लिए नहीं उतारते हैं, वो अपनी सेवा के लिए उतारते हैं। तो सरकारों की सेवा नहीं करानी है। प्रतिनिधि जो होता है वो जनता की सेवा के लिए होता है, न कि सरकार के लिए। लेकिन आज वो सरकार की सेवा कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप बिल्कुल मजबूती के साथ आप आएँ, और यही एक कंसेप्ट है जो देश को बचा सकता है। इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है। मैं युवाओं से स्पेशली अपील करूँगा, युवाओं से निवेदन करूँगा, आप बिल्कुल दिशाहीन ना हों, आप अपनी दिशा को ना छोड़ें। और ये पार्टियां आपको गलत सलत जो सिखा रही हैं, आप उसको ना सीखें। आप देश के बारे में सोचें, आप उन महान शहीदों की आंखों में एक बार झांक के देखें, उनकी आत्माओं की तरफ आप देखें। उन्होंने कितनी पीड़ाएं झेली हैं, कितनी पीड़ाएं झेली हैं, तब देश को आज़ादी मिली है, तब अंग्रेज़ों को भगाया गया है। लेकिन देश आज उनसे भी ज़्यादा गुलाम है। ये बहुत ही दुख की बात है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, उनके अगर हमने उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, अपने महान शहीदों को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, तो उसका एक ही रास्ता है, उनके दिखाए हुए रास्ते को, उनकी भावनाओं की हम कदर करते हुए उनके सपनों के भारत का निर्माण करें, तभी हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। आज ऐसा नहीं है, वर्तमान जो माहौल देश का है वो ऐसा नहीं है।
ये उनको मानते ही नहीं, शहीद मानते ही नहीं, आतंकी मानते हैं। कितनी शर्म की बात है। और धर्म देखिए, आज देश को बांटा जा रहा है धर्म में, जातियों में और धर्म में। क्या इंसान का जन्म अपनी मर्जी से होता है? और आज़ादी के दौरान, आज़ादी के संघर्ष में किस धर्म ने मतलब लड़ाई नहीं लड़ी है? हर धर्म ने संघर्ष किया है। बड़े बड़े नाम हैं उस वक़्त, हर धर्म के लोगों ने इसके अंदर पूरी ताकत के साथ सामना किया है उन गलत ताकतों का, पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी हौसले के साथ। लेकिन आज ये लोग उनको कहीं भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है, दुख की बात है। मुझे लगता है आपको मैंने मोटी मोटी चीज़ें सारी बता दी हैं। अब केवल निवेदन आपसे यह है कि इस भारत को हमने स्वच्छ करना है, सुंदर करना है। और भारत को स्वच्छ करने के लिए हमें राजनीति को स्वच्छ करना होगा। और राजनीति को स्वच्छ करने का एक ही तरीका है कि आप मतदाता जागृति संगठन का हिस्सा बने। हम पूरे भारत के मतदाताओं से, मैं यहाँ से भी अपील करता हूँ और घर घर जाके भी अपील करेंगे। हम उनको घर घर जाके, संतोष मलिक जी की पूरी टीम है, आप सब उसमें शामिल होंगे। घर घर जाके अपील करेंगे कि जब तक इंसान का चरित्र पूरा नहीं देख लेते हैं, आप उनको मतदान ना करें, उनको वोट ना दें। आप देखिए, आप अपने लिए कोई चीज़ बाजार से खरीदने जाते हैं, क्या आप आंख बंद करके लाएंगे? कपड़ा लेंगे तो कपड़े को चारों तरफ से आप देखते हैं, पतला मोटा देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, कहीं से फटा नहीं है वो देखते हैं। आप सब्जी वगैरह लाएंगे, सब्जी को पूरी तरह से आप देखते हैं। थोड़ी बहुत कमी होगी तो भी आप ज़्यादा बताते हैं उसको, नहीं ये गली हुई है, सड़ी हुई है, फला है, ये है, और उसका रेट आप कम कराते हैं। आप पूरी तरह से छानबीन करके लेते हैं। लेकिन जब वोट डालने का समय आता है, अपने लिए एक प्रतिनिधि चुनने का जब समय आता है, तब आप इन सारे फार्मूले, सारे जो मापदंड हैं, इनको आप भूल जाते हैं। ये नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें भूलना नहीं है। हमें वो सारे मापदंड जो हम अपनी दिनचर्या चलाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम घर में अगर नौकर लगाएंगे उसकी भी हम वेरिफिकेशन करते हैं। कोई आदमी किसी को किराए पर जाकर के घर लेता है, वो भी उसकी वेरिफिकेशन कराता है पुलिस से। इस आदमी का क्या कैरेक्टर है, पीछे की कोई गलत रिपोर्ट तो नहीं है, कहीं मेरे घर में आके कोई गलत हरकत तो नहीं करेगा, या मेरे घर पर कब्जा करके तो नहीं बैठ जाएगा, तब उसको घर दिया जाता है। और आज राजनीति में जो आता है उसकी कोई छानबीन नहीं है, कोई छानबीन हम लोग नहीं करते हैं। ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी अफसोस की बात है। हमें ये कंसेप्ट बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। हमें आंख बंद करके वोट नहीं डालना है। जैसे बाकी चीज़ें खरीदते वक्त हम चेक करते हैं, अगर घर में नौकर लगाएंगे तो पूरी छानबीन करके लगाते हैं, और गलत हो गया तो तुरंत हटाते हैं। लेकिन हम राजनीति में लाचार हैं। क्यों लाचार हो रहे हैं? देखिए, देश हमारा है, ये उन राजनीति में जो बैठे उनका देश नहीं है, उनका देश नहीं है। उनका भी है, हम बोल सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो तो देश का ऐसा लगता ही नहीं कि ये अपने आप को देश का नागरिक मानते होंगे। वो ये देश हम सब का है, 140 करोड़ लोगों का है। ये उस गरीब का है, उस मजदूर का है, उस जवान और किसान का है। ये देश, हमने इसको बचाना है, इसकी रक्षा करनी है। और संतोष मलिक जी बार बार कहती हैं कि हमारा देश तब तरक्की करेगा जब वो गरीब जो रिमोट में रहता है, जो रिमोट में रह रहा है, अगर आज उसको खाना मिल गया तो 4 दिन खाना मिलने की उम्मीद नहीं है। जिस दिन वो ये कहेगा ये देश मेरा है और ये देश की जो सरकार है ये मेरी है। क्यों मेरी है? क्योंकि इसको मैंने चुना है। जिस दिन वो ये कहेगा इसको मैंने चुना है, और इसके साथ साथ वो ये कहेगा कि इसको मैंने चुना है और मैं ही इसे चला रहा हूं, उस दिन भारत को कोई रोकने वाला नहीं होगा। जिस दिन वो गरीब की आत्मा बोलेगी कि ये देश मेरा है, मेरी सरकार है ये, क्योंकि मैंने चुनी है और मैं ही इसको चला रहा हूँ, उसे प्रशासन का हिस्सा बनाना होगा। जब तक हम उसको प्रशासन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, भारत की तरक्की संभव नहीं है। वर्तमान जो मानसिकता के लोग हैं, इन्हें बेदखल जल्दी से जल्दी करना होगा। अब मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, अभी हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में अभी इसी साल आखिर में चुनाव हैं। संतोष मलिक जी दोनों राज्यों में जाकर के मतदाताओं से बातचीत करेंगी, सबको ये बताएंगी कि आप अपने बीच में से उम्मीदवार छांटिए, अपने बीच में से, और वोट उसी को करिए जो आपको अच्छा लगता है, उसको वोट करिए। गलत इन पार्टियों के नेता जो उम्मीदवार हैं उनको वोट मत करिए, क्योंकि वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा, आपके भले के लिए काम नहीं करेगा। वो आपको केवल दर्द देगा। राजनीति वाले कभी भी सुख नहीं दे रहे हैं। पूरे 75 साल का इतिहास देख लिए, वो दर्द दे रहे हैं। हमें दर्द देने वालों को बाहर का रास्ता दिखाना होगा। जिम्मेवार लोगों को, चरित्रशील लोगों को, ईमानदार लोगों को, डेडिकेटेड लोगों को लाना होगा। महिलाओं को बराबर की भागीदारी देनी होगी। महिलाएं कहीं भी हमसे पीछे नहीं हैं, पुरुषों से महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं हैं। महिलाएं, अगर मैं ये कहूँ कि महिलाएं पुरुषों से आगे हैं तो शायद पुरुष नाराज हो जाएंगे, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आप उदाहरण करके देख लीजिए,
आपके परिवार में 4-5 छोटे बच्चे हैं, कोई दूसरी तीसरी चौथी क्लास में पढ़ने वाले, उनको आपकी पत्नी कितनी प्यार से, पता भी नहीं चलता उन्होंने कब उनको नहला धुला दिया, कब उनको स्कूल की ड्रेस वगैरह पहना के, कपड़े दे के, नाश्ता देकर, कब स्कूल के लिए घर से विदा कर दिया, पता ही नहीं चलता है। अगर पत्नी 2-4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए बाहर चली जाए, आपको पसीने छूट जाएंगे, अपने बच्चे को आप स्कूल नहीं भेज पाएंगे। स्कूल भेज दिया तो उसको खाना नहीं खिला पाएंगे, उसके नाश्ते की तैयारी नहीं करा पाएंगे। तो बताइए, और वो पत्नी सब कुछ बच्चों का काम करके आपको भी नाश्ता दे के आपको ऑफिस के लिए भेजा, उसके बाद वो खुद भी अपनी नौकरी पर जाती है या अपना व्यापार संभालती है, तो वो कैसे पुरुषों के पीछे कहाँ हो गई है? तो हमें महिलाओं को बराबर का हक देना होगा, महिलाओं को इनका अधिकार देना होगा, महिलाओं को हमें सशक्त करना होगा। तो मिसेस संतोष मलिक मतदाता जागृति संगठन के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण का भी बीड़ा इन्होंने उठाया हुआ है। महिला शक्ति को भी ये पूरी जोर शोर से लेकर चल रही हैं, और भी इसके अलावा भी कई चीज़ें, कई काम कर रही हैं ये। जैसे कई हमारे कपल हैं, शादी हो गई है, 7-6 महीने में, 2 साल में मनमुटाव हो जाता है, बात कुछ नहीं है, कारण कुछ नहीं है, केवल ईगो है। पत्नी बोलेगी मैं क्यों झुकूंगी, पति बोलेगा मैं क्यों झुकूंगा। तो ऐसे की भी मदद करने के लिए मिसेस संतोष मलिक आगे जाती हैं और उनको काउंसलिंग करती हैं, अलग अलग उनको समझाती हैं और उनको इकट्ठा वापस जोड़ती हैं, वापस करती हैं। इस किस्म के काम कर रहे हैं। तो हम सबको मिलकर के इस देश का भला करना है, इस देश को बचाना है, तो सबको आगे आना होगा। अगर हम ज़्यादा दिन लगागे, ज़्यादा दिन सोचते रहे, तो शायद देश में पछताने के अलावा भी हमें और कुछ पछताने का भी मुझे लगता मौका नहीं मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा है, इस देश की धरती इतनी पवित्र है, हमारी संस्कृति और संस्कार इतने बढ़िया हैं, जिसको ये बर्बाद करने पर तुले हैं। अब हमारे जवान देखिए, हमारे जो टैलेंट्स हैं वो विदेशों में जा कर के भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। क्यों उन टैलेंट्स को यहाँ नहीं रखा जाए? आज तक 75 साल में किसी भी सरकार ने, किसी भी राजनीतिक दल ने ये नहीं सोचा कि हमारे बच्चे बाहर क्यों जाएं। हम वो हालात, वो एनवायरनमेंट यहाँ क्यों नहीं पैदा कर सकते हैं? उन बच्चों को उसी किस्म का काम यहाँ क्यों नहीं दे सकते हैं? उनकी सारी ज़रूरतें हम यहाँ क्यों नहीं पूरे कर सकते हैं? ताकि भारत कितनी तरक्की करेगा, कहाँ पहुँच जाएगा, ये सच में सोचने में भी हमें बड़ा अजीब लगता है। लेकिन ऐसा क्योंकि ये देश को मानते ही नहीं। लेकिन मैं आपसे ये अपील करता हूँ और ये आपको वचन भी देता हूँ कि मिसेस संतोष मलिक, इनके विचारों को मैं हर वक्त जब सुनता हूँ तो सच में गर्व महसूस होता है। ये आज निस्वार्थ भावना से देश के लिए लगी हुई हैं, देश की गंदगी को ख़त्म करने लगी हुई हैं, देश की राजनीति को ये स्वच्छ करने में लगी हुई हैं। जिस दिन देश की राजनीति स्वच्छ हो जाएगी, जनता के जनप्रतिनिधि जो चुन के जाने लगेंगे, उस दिन भारत को कोई रोकने की किसी की शक्ति नहीं होगी। मुझे पूरा भरोसा है आप मेरी बातों को ज़रूर आप इस पर अमल करेंगे और मतदाता जागृति संगठन का हिस्सा बन करके आप भारत को और आगे नुकसान से बचाएंगे। इस पवित्र धरती माता की आप रक्षा करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।